अगर आप हमारे एस के स्टोरी वर्ल्ड चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। शौर्य ने ऊपर देखा। क्या चल रहा है? आज रात हमारे पुराने दोस्तों के बीच एक सभा है। यह हर 2 महीने में होता है। मैंने पहले कभी इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन जब से हम एक दूसरे से टकराए हैं, मैं आपको बता रही हूं। इसके अलावा नव्या भी वहां होगी। वर्षा ने हल्की हंसी दबा ली। सोचो, हाई स्कूल में तुम ग्रेड में प्रथम स्थान पर आते थे और वह दूसरे स्थान पर आती थी। तुम दोनों करीब थे। वास्तव में तुम उसके पीछे थे, है ना? शौर्य ने जवाब नहीं दिया। नव्या, हाई स्कूल की एक पुरानी दोस्त। यह सच था कि उस समय वे दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से घुल मिल गए थे। यह भी सच था कि शौर्य के मन में उसके लिए भावनाएं थीं, लेकिन यह सब पहले की बात थी। यह सब क्या उसने उसका पीछा किया था? उसने हिम्मत नहीं की थी। हाई स्कूल के अपने पहले साल के दौरान वे अक्सर एक साथ बातें करते थे। बाद में उन कुछ मौकों पर भी जब उसने बातचीत शुरू करने की कोशिश की, उसने जवाब नहीं दिया और इसलिए वे अलग हो गए। 3 साल एक झटके में बीत गए। टीही, चलो, तुम्हें पता है पिछले महीने नव्या का बॉयफ्रेंड हमें कुछ खाने पर ले जा रहा था और फिर तुम्हारा विषय सामने आया। नव्या जानना चाहती थी कि शौर्य क्या कर रहा था। उस समय कोई भी उसका जवाब नहीं दे सकता था। लेकिन अब क्या तुम आज रात फ्री हो? जैसे ही वह बोल रही थी, वर्षा ने निराशा के संकेत की तलाश में शौर्य पर एक नजर डाली, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा कोई भाव नहीं था। आज रात? हां, मैं आ सकता हूं। बहुत बढ़िया, तुम्हें आना ही होगा। फिर सभी को तुम्हें देखने दो। चुपके से वर्षा ने अपना हैंडफोन निकाला और शौर्य का एक स्नैपशॉट चुरा लिया, जिसे उसने सभा के लिए चैट समूह में भेजा। अंदाजा लगाओ कि यह मूर्ख कौन है। कौन? परिचित लग रहा है। मैंने उसे पहले भी कहीं देखा है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन वह याद रखने लायक किसी की तरह नहीं दिखता। आप में से किसी को याद है? नव्या, क्या वह शौर्य है? ओह हां, वर्षा ने उत्साह से कहा। तुम दोनों हाई स्कूल में दोस्त थे, है ना? बस एक नजर डाली, यह शौर्य है। यह रोमांचक है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो किसी ऐसी चीज को सामने लाए जो सभी को उत्साहित कर दे। यही मुख्य कारण था कि वर्षा ने अचानक शौर्य को सभा में आमंत्रित करने का फैसला किया। मेबेरी में उनके बहुत से पूर्व सहपाठी थे। अकेले उसकी कक्षा में मुट्ठी भर थे। शायद वे शौर्य को नहीं पहचानते, लेकिन उन्हें पहले उसका नाम जरूर सुना होगा। अगर वह सभा में आता तो उसे यकीन था कि वह रात का हॉट टॉपिक होगा। अभी चैट ग्रुप में हो रहे हंगामे को देखिए। नव्या, क्या हम हाई स्कूल में दोस्त थे? मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। हे। वर्षा की उंगलियां कीपैड पर उड़ गईं। अफसोस, अब सनीडेल में खुद को हंक पा लिया है, इसलिए अब आपके एक्स का कोई मतलब नहीं है। नव्या, यहां से चले जाओ। तुम्हारा मतलब एक्स से क्या है? क्यों ना तुम उसे हमारी सभा में बुलाओ। हमें मिलना चाहिए। आखिरकार हम सभी पुराने दोस्त हैं। ठीक है। वर्षा शौर्य की ओर मुड़ी। हर कोई तुम्हें फिर से देखने के लिए उत्सुक है, खासकर नव्या। उसने खुद भी यह कहा है। चूंकि आज रात तुम्हारे पास समय है, तो बस सभा में आ जाओ। अगर तुम्हें इस बात की चिंता है कि तुम इसे वहन कर पाओगी या नहीं, तो मैं फिलहाल तुम्हारा खर्च उठा लूंगी। शौर्य उसे मना करने ही वाला था। सच कहूं तो उसने उन सालों में बहुत ज्यादा दोस्त नहीं बनाए थे। उसके पास वहां सभी से बात करने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन अब जब वर्षा ने यह सब कह दिया है, तो वह अब और मना नहीं कर सकता। ठीक है, तो आज रात। शौर्य ने सहमति में सिर हिलाया। वर्षा ने उसे जगह बताई, फिर अपने रास्ते पर चली गई। शौर्य ने झल्लाहट में अपना सिर हिलाया। वर्षा मेरे नए स्कूल में पढ़ा रही है। आखिरकार यह एक छोटी सी दुनिया है। वह शहर में टहलने की योजना बना रहा था, लेकिन वर्षा से बात करने से उसका मूड खराब हो गया था। खैर, दोपहर हो चुकी थी।
और उसे भूख लगी थी, इसीलिए शौर्य फिर भी बाहर निकल गया। स्कूल के गेट पर फटे पुराने कपड़ों में 3 बच्चे थे, शायद 4 या 5 साल के। वे अंदर झांक रहे थे। क्या ये स्कूल है भाई? ये वैसा नहीं दिखता जैसा मिस बात कर रही थीं। उसका चेहरा गंदगी से सना हुआ था। छोटी लड़की अपने बगल में बैठे लड़के से बात कर रही थी। शायद उन्होंने अभी तक कक्षाएं शुरू नहीं की हैं, यही कमी है। लड़के ने थोड़ा सा नाक पोंछा। मैं भी जाना चाहता हूं। एक और मोटा सा लड़का बोला, स्कूल जाने के लिए तुम्हें पैसे चाहिए। हमारे पास कोई पैसा नहीं है। मिस रेणुका हमें खिलाने के लिए पहले से ही कई काम कर रही हैं। हम उनसे और नहीं मांग सकते। मुझे भूख लगी है, छोटी लड़की ने कराहते हुए कहा। मैं थोड़ी देर में तुम्हारे लिए रोटी ढूंढ लाऊंगी। तुम दरवाजों पर भीड़ क्यों लगा रहे हो? चले जाओ। एक सुरक्षा गार्ड गुस्से में चिल्लाते हुए बाहर आया। तीनों बच्चे डर के मारे उछल पड़े। गार्ड की उम्र 50 साल थी, जैसा कि आप किसी निर्माण स्थल पर पा सकते हैं। बच्चे उससे स्पष्ट रूप से भयभीत थे और भागने की कगार पर थे, लेकिन वे स्कूल को देखते रहे। बस थोड़ी देर और, शौर्य बोला। वे बस देख रहे हैं। ये ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि तुमने इस स्कूल के लिए पैसे दिए हैं। बच्चे, मैंने पहले तुम्हारे अंदर जाने के बारे में कुछ नहीं कहा था, लेकिन मेरे साथ कोई दिखावा मत करो। इस स्कूल पर तुम्हारा कोई हक नहीं है जितना मेरा है। अब चले जाओ। वह आदमी लाल हो गया था और गुस्से में था। उसने अपने लंच के साथ कुछ पिंड पी लिए थे। उसकी सांसों से शराब की बदबू आ रही थी। लो, अपने लिए एक असली ड्रिंक खरीदो। थोड़ी सी मुस्कान के साथ शौर्य ने अपने बटुए में हाथ डाला और उसे $100 थमा दिए। यह पैसे जाहिर तौर पर तारीफ के तौर पर नहीं दिए जा रहे थे। शौर्य ने बाद में उस आदमी को नौकरी से निकालने की सिफारिश करने के लिए एक नोट बनाया। सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाला एक घटिया बूढ़ा शराबी, शायद कंपनी में किसी दोस्त ने उसे जबरन अंदर बुला लिया हो। यूं, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया यार। फिर गार्ड चला गया। शौर्य घुटनों के बल बैठ गया और बच्चों को देखकर मुस्कुराया। तुम बच्चे भी स्कूल जाना चाहते हो? बीच में बैठी लड़की ने जोर से सिर हिलाया। हां। बाकी 2 बच्चे ज्यादा सावधान थे और बिना कुछ कहे उसे देख रहे थे। सच कहूं तो इन 3 छोटे बच्चों को इस तरह स्कूल जाने की चाहत में देखकर उसका दिल टूट गया। उससे बेहतर उस एहसास को कोई नहीं समझ सकता था, इसलिए वह उनके लिए कुछ करने की इच्छा को दबा नहीं सका। कोई भूखा है? कैसे मैं तुम लोगों को लंच पर बाहर ले जाऊंगा? मिस रेणुका कहती हैं कि हमें अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए और हमें उनका कहीं भी पीछा नहीं करना चाहिए। दोनों लड़के लड़की के सामने से निकल गए। शौर्य हंसा और सिर हिलाया। ठीक है, तो मैं कुछ सामान खरीदकर तुम्हारे पास ले आता हूं। यह कहते हुए वह सामने के KFC में भाग गया और बर्गर, फ्राइड चिकन और ड्रिंक्स का ढेर खरीद लाया। तुम्हें मेरे पीछे कहीं आने की जरूरत नहीं है, बस इसे ले जाओ और खा लो। इसके अलावा मैं तुम्हें स्कूल जाने में भी मदद करूंगा। शौर्य ने लड़की के सिर पर थपथपाया और खाना उन्हें थमा दिया। धन्यवाद। बच्चों की आंखें चमक उठीं। जैसे ही उन्हें खाना मिला, वे उसे खाने लगे। तुम सिर्फ वही क्यों खा रहे हो जो उसने तुम्हें दिया है? यह एक महिला की मधुर आवाज थी, सुखद फिर भी चिंतित। मैं माफी नहीं मांग सकती सर। वह सारा खाना कितना था? मैं इसका भुगतान कर दूंगी। महिला ने घबराकर बड़बड़ाया। हालांकि जब शौर्य ने देखा कि वह कौन थी, तो उसकी आंखें चमक उठीं। यह तुम हो? उसे तुरंत पहचान लिया। उसकी मुलाकात होमलैंड किचन में कुछ दिन पहले ही हुई थी। जेन उसे डांट रही थी जब वह अभी भी उनके लिए काम करती थी। उसने उस पर एक छाप छोड़ी थी। उसे बगल से देखने पर भी वह जान गया था कि वह एक असाधारण सुंदरता थी। अब उसे फिर से देखने पर वह तुरंत उसे परिचित लगी और फिर उसने उसे रख दिया। तुम मुझे जानते हो? उसने तीनों बच्चों को सुरक्षापूर्वक इकट्ठा करते हुए फुसफुसाया।
वह स्पष्ट रूप से उससे डरी हुई थी। क्या होगा अगर वह मानव तस्करी में शामिल था? हां, हम होमलैंड किचन में एक दूसरे से टकरा गए। क्या तुम मुझे भूल गए हो? शौर्य ने उसे देखकर मुस्कुराया। महिला ने कुछ पल याद करते हुए बिताए, फिर खुश हो गई। ओ, यह आप ही हैं सर। उस समय मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। उस समय उसे इतनी कड़ी डांट पड़ रही थी कि वह फर्श से ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। जब वह जा रही थी तभी उसने शौर्य की तरफ एक नजर डाली। अब जब वह उससे फिर से मिली तो उसने उसकी आवाज पहचानी। उसने उस समय उसे बचाया था, साथ ही वह अमीर भी था। इसका जिक्र मत करो। कम से कम तुम्हें मेरे आसपास सावधान रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या तुम इन 3 बच्चों की देखभाल कर रही हो? शौर्य ने उत्सुकता से पूछा। हां हां, रेणुका ने सिर हिलाया और तीनों बच्चों को अपने पास ले आई। जब वे साथ साथ चल रहे थे तो उसने उसे कहानी सुनाई। पता चला कि ये तीनों बच्चे भटकते हुए बच्चे थे, जो गुलाम व्यापारियों द्वारा अपहरण किए जाने के बाद भागने में सफल रहे थे। ऐसी उलझी हुई परिस्थितियों में कोई भी अनाथालय उन्हें अपने साथ रखने को तैयार नहीं था और इसलिए वे अपने आप ही शहर में भटक रहे थे, खाने पीने के लिए भीख मांग रहे थे, जब तक कि रेणुका ने उन्हें नहीं पाया और उन सभी को अपनी देखभाल में ले लिया। वह मुख्य रूप से एक किंडरगार्टन शिक्षिका के रूप में काम करती थी और साथ ही कुछ अन्य काम भी करती थी, जिससे वह उन सभी को खिलाने के लिए पर्याप्त कमाई कर लेती थी। वह उन्हें स्कूल भेजने के लिए पैसे भी बचा रही थी। अच्छी बात यह है कि रेणुका अक्सर बच्चों के साथ काम करती थी। उसने इन तीनों को अच्छी तरह पढ़ाया था। क्या गड़बड़ है? और तीनों बच्चे भाई बहन थे। उसका दिल बुरी तरह से दुख रहा था। शौर्य ने पूछा, तुम्हारे परिवार के बारे में क्या? मेरा कोई परिवार नहीं है। मैं अनाथालय में पली बढ़ी हूं। जैसे ही उसने उसे यह बताया, रेणुका ने अपना सिर झुका लिया और अपने कपड़े उठाने लगी। वह कितनी अद्भुत सुंदर महिला थी, हालांकि उसकी चमक लंबे कष्टों के कारण फीकी पड़ रही थी और वह शौर्य की उपस्थिति में बहुत संकोची हो रही थी। वह जानता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे डर था कि वह उससे ऊब जाएगा। रेणुका को नहीं पता होगा कि शौर्य एक ऐसा व्यक्ति हुआ करता था जो कभी भी खुद को पर्याप्त अच्छा नहीं मानता था। वे दोनों लगभग एक ही उम्र के थे। शौर्य को लगता था कि उसे जीवन में छोटी सी सफलता मिली है, लेकिन यहां रेणुका की स्थिति इससे भी बदतर थी। एक युवा महिला जिसके माता पिता नहीं थे, वह अपने 3 बच्चों की अकेले देखभाल कर रही थी। इन दिनों आप ऐसी महिला से कितनी बार मिले हैं? शौर्य उसके प्रति प्रशंसा से बहुत प्रभावित हुआ। तुम कहां रहती हो? उसने पूछा। वहां। तीनों बच्चों ने स्कूल से कुछ ही दूर एक साधारण रिहायशी इलाके की ओर इशारा किया। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है अगर मैं थोड़ी देर के लिए वहां आ जाऊं? उसने हंसते हुए पूछा। एक पल की घबराहट के बाद रेणुका ने सिर हिलाया। पूरा इलाका मूल रूप से पुरानी झुग्गियों का एक संग्रह था। जब वे उसके घर पहुंचे तो रेणुका ने एक स्टूल झाड़कर उसे दिया। फिर उसने तीनों बच्चों को दूर भगा दिया और नहाने के लिए भेज दिया। बच्चे अपना काम करने की कोशिश कर रहे थे, हर दिन बेचने के लिए कुछ कचरा इकट्ठा करना। यही कारण है कि वे गंदगी से ढके हुए थे। रेणुका, मेरा नाम शौर्य अग्रवाल है। क्या हम दोस्त बनेंगे? दोस्त? वह हैरान रह गई। रेणुका जानती थी कि शौर्य एक शक्तिशाली व्यक्ति था, क्योंकि वह उस प्रबंधक व्यक्ति के आसपास आदेश देने में सक्षम था। इतना शक्तिशाली आदमी उसकी दोस्ती में क्यों दिलचस्पी लेगा? शौर्य भी बस ये नहीं कहेगा कि क्यों। आज बस एक संयोगवश मुलाकात हुई थी। वह एक नरम दिल वाला आदमी था और पीड़ित लोगों के लिए विशेष सहानुभूति रखता था। बेशक वह उनकी समस्याओं को तुरंत हल कर सकता था। उनके लिए रहने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढना, सभी बच्चों को स्कूल में डालना, बस उसके कुछ शब्द ही काफी थे। हालांकि
जिस क्षण से शौर्य ने रेणुका को फिर से देखा, उसका दिल बेकाबू होकर तेजी से धड़क रहा था। कोई सूक्ष्म भावना उसे उसके करीब जाने, उसे बेहतर तरीके से जानने के लिए मजबूर कर रही थी। वह इस भावना को नहीं समझ पाया। फिर भी अब पीछे मुड़कर सोचती, उसे पहली बार जब उसने उसे देखा था तब से ही पता था। बस एक नजर बगल से और उसका चेहरा उसके चेहरे पर जल गया था। स्मृति, एक लड़की जिससे उसकी मुलाकात सिर्फ संयोग से हुई थी। वह उसके बारे में ऐसा कैसे महसूस कर सकता है? उसे जरा भी अंदाजा नहीं था। उसे बस इतना पता था कि जब से वह उससे मिला था, उसे लगा था कि वह उसे हमेशा से जानता है। वे दोनों बातें करने लगे। हर गुजरते पल के साथ एक दूसरे के प्रति गर्मजोशी बढ़ती गई। बिना ध्यान दिए एक पूरी दोपहर बीत गई। रेणुका, यास्मीन, मैं अब जा रहा हूं। मैं कुछ दिनों में फिर से आऊंगा। शौर्य ने लड़कियों को अलविदा कहा और विदा ली। उनके साथ पूरा दिन बिताने के बाद उसका दिल हल्का हो गया। उसकी आत्मा अनंत काल में पहली बार शांत हुई। फिर उसका फोन बजा। यह वर्षा थी। जब वे आखिरी बार अलग हुए थे, शौर्य ने उससे नंबर एक्सचेंज करने के लिए कहा था। अनिच्छा से उसने सहमति दे दी थी। मैं कहता हूं शौर्य, मैं तुम्हें इस सभा का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करती हूं और तुम पहली बार देर से आने वाले हो। वर्षा की आवाज में फटकार थी। मैंने 5 बजे मिलने को कहा था। तुम कहां हो? ओह, कुछ काम आ गया था, इसलिए मुझे रोक लिया गया। मैं अभी आ रही हूं, शायद 10 मिनट। टूट टूट। बिना एक और शब्द कहे उसने उससे बात करना बंद कर दिया और फोन कट कर दिया। शौर्य ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। उसे इस पुराने सहपाठियों की परेशानी से दूर रहना चाहिए था। क्या बकवास सिरदर्द है। लेकिन उसने पहले ही अपना वचन दे दिया था, इसलिए उसे अब अपना वचन निभाना था। वह कार पार्क में वापस आया, अपनी कार स्टार्ट की और उस होटल की ओर चल पड़ा जहां आरक्षण किया गया था। वह पहुंचा, कार पार्क की और टेबल ढूंढी। बहुत समय लगा दिया शौर्य। तुमने वाकई सभी को अपना इंतजार करवाया है, तुम्हें पता है। उसे देखते ही वर्षा का चेहरा बुरी तरह से विकृत हो गया। हे भगवान, यह वाकई शौर्य है। इतने सालों के बाद तुम्हारे कपड़ों पर कोई पैच नहीं है। क्या तुमने सामान्य लोगों की तरह कपड़े पहनना शुरू कर दिया है? हा 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 हा। ओह शौर्य, मैंने सुना है कि तुम मेबेरी यूनिवर्सिटी में हो। यह एक शानदार जगह है। तुम हाल ही में कैसा कर रहे हो? इंटर्नशिप जल्द ही होने वाली है। अभी तक कहीं जगह मिल गई है? पहले बैठो। शौर्य, हमें बताओ कि तुम पिछले कुछ सालों में क्या क्या झेल चुके हो। वे एक निजी डाइनिंग रूम में थे जिसमें एक बड़ी सी मेज थी जिस पर आसानी से 2 दर्जन लोग बैठ सकते थे। यह उस शाम मौजूद पुराने दोस्तों की संख्या थी, जिसमें उसके कुछ पूर्व हाई स्कूल के सहपाठी भी शामिल थे। यह एक भीड़ भाड़ वाला और आरामदायक आयोजन था। शौर्य ने सभी को देखकर मुस्कुराया, फिर मेज के शीर्ष पर एक लड़की को देखा, नव्या लेस्ली, कक्षा की सबसे सुंदर लड़की और हाई स्कूल में उसकी सबसे अच्छी दोस्त। वे हमेशा साथ साथ पढ़ते थे। वास्तव में दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कुछ हद तक स्नेह था। हालांकि नव्या उसकी तरह की पृष्ठभूमि से किसी के साथ जुड़ना नहीं चाहती थी। इसी तरह शौर्य ने भी उसकी तरह की पृष्ठभूमि से किसी के साथ जुड़ने की हिम्मत नहीं की थी। उनके भाग्य में बहुत बड़ी कमी थी और इसलिए वे कभी भी एक दूसरे के लिए सिर्फ दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं रहे। काफी समय हो गया है नव्या, क्या तुम ठीक हो? शौर्य ने उसे देखकर मुस्कुराया। नव्या काफी बदल गई थी। उसने मेकअप करना सीख लिया था और अब उसकी अपील उसकी यादों से कहीं ज्यादा थी। बिना किसी सवाल के एक बेहतरीन सुंदरता। मैं बहुत अच्छा कर रही हूं। तुम बैठने के लिए कोई जगह क्यों नहीं ढूंढती? नव्या ने मुस्कुराते हुए और ऐसे लहजे में जवाब दिया जो न तो दुर्भावनापूर्ण था और न ही खारिज करने वाला। 3 साल तक संपर्क में न रहने के बाद उनके बीच जो कुछ भी था
वह बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। अब वे सिर्फ अजनबी थे। ठीक है, शौर्य ने एक खाली सीट देखी और वह उसे लेने के लिए आगे बढ़ा। किसने कहा कि तुम वहां बैठ सकते हो? हालांकि इससे पहले कि वह वास्तव में ऐसा कर पाता, एक अन्य लड़की, एक अन्य पूर्व सहपाठी ने उस पर कठोर प्रहार किया, जिससे वह डर गया। क्या किसी ने कहा कि तुम यहां बैठ सकते हो? यह जगह मेरे बॉयफ्रेंड के लिए आरक्षित है। हे भगवान! उस समय हार जाना एक बात है, लेकिन यूनिवर्सिटी के 3 साल बाद भी तुम में जरा भी सुधार नहीं आया है। जाओ, भाग जाओ, दफा हो जाओ। शौर्य को अब उसका नाम भी याद नहीं था और वह इस समय उससे झगड़ा करने की जहमत नहीं उठा सकता था। इससे दरवाजे के पास वाली सीट बच गई, जहां सारा खाना लाया जाता था। यह महसूस करते हुए कि शुरू से ही सभी का यही इरादा था, शौर्य ने बस खुद को इसके लिए तैयार कर लिया। दरअसल नव्या के बगल में भी एक खाली जगह थी। हालांकि उसने अपना हैंडबैग वहां छोड़ दिया था, जो यह दर्शाता था कि वह किसी के लिए सीट बचा रही थी। निश्चित रूप से उसने उसे देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। वर्षा ने शौर्य को देखकर मुस्कुराया, फिर मुड़कर पूछा, नव्या, नकुल यहां कब आएगा? वह आदमी हमेशा हर चीज के बारे में अनिश्चित रहता है। हर बार वह कहेगा कि वह लगभग वहां पहुंच गया है, लेकिन आपको अभी भी कुछ समय तक इंतजार करना होगा। हालांकि वह परेशान लग रही थी, लेकिन सच में उसका दिल गर्व से झूम रहा था। यो, क्या नव्या नकुल के बारे में बात कर रही है? जैसे कि नकुल, जिसने स्नातक किया और तुरंत मेबेरी कमर्शियल स्ट्रीट के साथ एक अपमार्केट व्यवसाय का बिक्री प्रबंधक बन गया। तो क्या आप दोनों के बीच तालमेल नहीं है? ठीक है, जब वह अभी भी एक छात्र था, नव्या हर जगह उससे चिपकी रहती थी। अब जब वह मेबेरी का बड़ा शख्स है, तो आप शिकायतों से भरी हुई हैं। वास्तव में आप बस यही चाहती हैं कि हम आपसे ईर्ष्या करें, है ना? ईमानदारी से कहूं तो क्या आप हमें बता सकती हैं कि उसे वह नौकरी कैसे मिली? हे भगवान, मेबेरी स्ट्रीट में बिक्री प्रबंधक। मैं इसे 1 दर्जन राज्य नियुक्तियों के लिए नहीं बदलूंगा। जैसे ही नव्या ने अपने बॉयफ्रेंड का जिक्र किया, पूरी मेज पर उसके बारे में चर्चा होने लगी। हवा में ईर्ष्या की गंध घुल गई। हाँ, मुझे इस बारे में नहीं पता, नव्या ने हंसते हुए कहा। जब वह यहां आएगा तो वह आपको खुद बता देगा। ठीक समय पर दरवाजे खुले और 2 आदमी अंदर आए। नकुल, तुम यहां हो? सभी ने लंबे पतले आदमी का गर्मजोशी से मुस्कुराहट के साथ स्वागत किया। तो यह नकुल था, नव्या का वर्तमान बॉयफ्रेंड। दूसरा लड़का उस दूसरी लड़की का बॉयफ्रेंड था और उसने सहजता से वह सीट ले ली जिसे शौर्य ने लगभग चुरा लिया था। शैतान की बात करो नकुल, हम अभी तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। वैसे देखो आज हमारे साथ कौन शामिल हो रहा है। मैं तुम्हें तुम्हारा परिचय करा दूं। वह लड़का वहां है, शौर्य से मिलो। खिलखिलाते हुए वर्षा ने शौर्य की ओर इशारा किया, जो अपने ड्रिंक की चुस्की ले रहा था। ओह, तो यह वह गरीब आवारा है शौर्य। तुमसे मिलकर खुशी हुई। नकुल विस्मय से भरे चेहरे के साथ हाथ मिलाने के लिए आया। भौहें सिकोड़ते हुए शौर्य अपनी सीट पर बैठा रहा और उसे अनदेखा कर दिया। बस यहीं से उसे यह सब देखकर गुस्सा आने लगा। वह बहुत भोला था। उसे उम्मीद थी कि यह पुराने दोस्तों के बीच एक साधारण पुनर्मिलन होगा, जिन्हें उसने सालों से नहीं देखा था। वह थोड़ी बहुत सामाजिकता भी चाहता था। हालांकि उसके आने के बाद ही उसे संदेह होने लगा कि वर्षा के उसे यहां बुलाने के पीछे कुछ और ही मकसद हो सकता है। शौर्य को यहां पार्टी का जोकर बनने और शाम का मनोरंजन करने के लिए लाया गया था। यहां कोई भी वास्तव में उसकी परवाह नहीं करता था, यहां तक कि नव्या भी नहीं। शौर्य को अब यह भी नहीं पता था कि वह कौन है। यह सब एक बहुत बड़ी निराशा साबित हुई थी। शौर्य को इस नकुल आदमी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। दूसरी ओर नकुल उसे देखकर मुस्कुरा रहा था
हा हा हा, तुम कितने अच्छे चरित्र वाले हो शौर्य। क्षमा करें, मैं केवल मजाक कर रहा था। मैंने नव्या से सुना कि तुम दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे। हम शौर्य, नकुल अभी तुमसे हाथ मिलाने की पेशकश कर रहा था। तुम्हारे शिष्टाचार कहाँ हैं? यह सही है। नकुल, तुम्हें इस आदमी से बिल्कुल भी माफी मांगने की जरूरत नहीं है। बस नव्या से पूछो, वह बिल्कुल बेकार है। आहा, ऐसा मत कहो। वह मेबेरी विश्वविद्यालय जाता है। तुम्हें पता है, स्नातक होने के बाद वह मेबेरी कमर्शियल स्ट्रीट पर भी नौकरी पा सकता है। हर कोई इस मौज मस्ती में शामिल होना चाहता था। ओहो, फिर हम मूल रूप से सहकर्मी होंगे। चलो साथ चलते हैं शौर्य, नकुल ने हंसते हुए कहा। वह इस बातचीत को जारी रखना चाहता था। उसे अक्सर हर किसी के बारे में नव्या के इस पुराने दोस्त के बारे में बात करते हुए सुनना पड़ता था। इससे उसे यह जानने की उत्सुकता हुई कि शौर्य जैसे गरीब आदमी में उसने क्या देखा है। कभी कभी यह उसके लिए अजीब भी हो जाता था। यही कारण था कि जैसे ही उसे इस आदमी से शौर्य के रूप में मिलवाया गया, नकुल उसके खर्च पर थोड़ा मजाक करने से खुद को रोक नहीं सका, बस यह देखने के लिए कि वह कैसे प्रतिक्रिया देगा। अब तक ऐसा लग रहा था कि इस शौर्य के पास बोलने के लिए कोई सामाजिक कौशल नहीं था। एक बार जब वह कामकाजी जीवन शुरू कर देगा तो उसके लिए यह एक कार्निवल होगा। हाँ, उसे अकेला छोड़ दो नकुल। उसके जैसे आदमी को मेबेरी स्ट्रीट में नौकरी पाने के लिए बॉस को बहरा और अंधा होना होगा। ओ हाँ नकुल, आपने हमें कभी नहीं बताया कि आपने वहां सेल्स मैनेजर की नौकरी कैसे हासिल की। वैसे भी ध्यान नकुल पर वापस आ गया था। ओ, यह एक लंबी कहानी है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि यह मेरी विशेषज्ञता का क्षेत्र है। लेकिन मेरे बॉस को लगता है कि मैं अभी भी कुछ नया हूं, इसलिए मेरा वेतन अभी केवल 4 लाख प्रति वर्ष है। मुझे अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। वाह, यह आश्चर्यजनक है यार। उस स्तर का वेतन पाने वाला एक नया स्नातक एक दुर्लभ चीज थी। इसके अलावा वह अभी भी प्रतिष्ठित मेबेरी कॉर्पोरेट सीढ़ी पर और ऊपर चढ़ सकता है। वर्षा अब नव्या के प्रति ईर्ष्या से लाल हो गई थी। वह दिखने में नव्या के बराबर थी, लेकिन वर्षा ज्यादा लापरवाह थी, जबकि नव्या ज्यादा संकोची थी। बाद वाला दृष्टिकोण जाहिर तौर पर एक महिला को ज्यादा वांछनीय बनाता है। इस समय नव्या गर्व से चमक रही थी। बिना किसी के कहे उसकी निगाहें टेबल के नीचे शौर्य पर टिकी थीं। उसके दिल में दुख की एक शांत पीड़ा उठी। उसके तुरंत बाद भय आया। कल्पना करें कि अगर उन वर्षों के दौरान वह एक पल की भावुकता के आगे झुक जाती और उस आदमी के साथ एक आइटम बन जाती, तो उसका क्या हश्र होता। मैं बस भाग्यशाली थी। वर्षा, आपने और बाकी लोगों ने भी अपने लिए बहुत अच्छा किया है। मैंने सुना है कि अब आप एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका हैं। क्या यह सच है? वर्षा ने सिर हिलाया। हाँ, यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। अब से हम सभी मेबेरी परिवार के साथ आगे बढ़ सकते हैं। मैं कुछ सालों में जिले में अपना घर लेने की योजना बना रहा हूं और फिर मैं नव्या से शादी करूंगा। हंसते हुए नकुल ने कहा। ओह हाँ शौर्य भाई, स्नातक होने के बाद तुम्हारी क्या योजनाएं हैं? सरकारी पद के लिए आवेदन करने जा रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई नौकरी है? बिक्री में रुचि है? डिजाइन, शायद प्रशासनिक काम? मैं तुम्हारे लिए आखिरी वाला सुझाव दूंगा। सरकारी दफ्तर तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। बिक्री में काम करने वाले व्यक्ति के रूप में ईमानदारी से कहूं तो शौर्य, तुम इस तरह के काम में बहुत खराब होगे। जहां तक डिजाइन की बात है, यह कागज पर बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन वास्तविकता एक दुःस्वप्न है। इसके लिए एक तेज तार्किक दिमाग की जरूरत होती है, एक और प्रतिभा जो तुम्हारे पास नहीं है। नहीं, यह कुछ कम दिमागी होना चाहिए। एक साधारण डेस्क जॉब
जहां तुम्हें बस एक साधारण कैलकुलेटर चलाना आना चाहिए, यह तुम्हारे लिए एकदम सही है। नकुल के यह सब कहने के बाद सभी ने शौर्य को तिरस्कार पूर्वक देखा। खाना पहले से ही मेज पर था। शौर्य ने अपनी सलाह मानते हुए खाना खाया। जवाब में उसने सिर्फ इतना कहा, हम देखेंगे कि क्या होता है। जो भी काम करेगा, तुम्हारी चिंता की कोई जरूरत नहीं है। यो यो यो, फिर से वही रवैया है। क्या सच को नहीं झेल सकते? बस, यह बहुत बुरा है कि तुम कितने निराश हो, लेकिन तुम अच्छी सलाह भी नहीं सुनते। अफसोस, तुम्हारा भविष्य अंधकारमय दिख रहा है। वर्षा ने विलाप किया। जब वे शौर्य को इस तरह से परेशान कर रहे थे, तो उनमें से किसी को भी पता नहीं था कि उनके निजी कमरे के बाहर परेशानी खड़ी हो रही थी। कुछ युवाओं का एक समूह कर्मचारियों में से एक के साथ असहमत था। मैंने कहा था कि हम अतिरिक्त भुगतान करेंगे, समझे? हम एक बड़े समूह हैं, यह इस कमरे में होना चाहिए। एक असभ्य प्रकार का साथी झल्लाया। अपनी कीमत बताओ, लानत है, और फिर सभी को वहां से बाहर निकाल दो। सर, कोई रास्ता नहीं है। उनका खाना पहले ही परोसा जा चुका है। तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे बात कर रहे हो? 3 मिनट, मैं तुम्हें बस इतना ही दूंगा। और अगर तुम मेरे लिए यह काम नहीं कर सकते, तो तुम्हारा मैनेजर तुम्हारी जगह यह काम कर देगा। मुझे आजमाओ, आदमी ने अहंकार से कहा। ठीक है, मैं कोशिश करके देखूंगी। वेट्रेस जल्दी से अंदर गई और स्थिति को समझाया। वर्षा और बाकी लोगों को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसका क्या मतलब था? वे यहां पहले आ गए थे, उन्होंने खाना भी शुरू कर दिया था। अब तुम यहां आकर कहते हो, क्या टेबल बदलो? बस ऐसे ही? तुम खुद को क्या समझते हो? बिल्कुल नहीं। उन्हें बताओ कि हम नहीं जा रहे हैं। वर्षा घूर रही थी। उसका गुस्सा अचानक भड़क गया। ओहो, मैं देखना चाहती हूं कि वहां कौन चिल्ला रहा है, जो सोच रहा है कि वह बहुत हॉट है। निजी कमरे के दरवाजे खुले और दूसरा समूह सीधे अंदर घुस गया। यह एक झगड़े की ओर बढ़ रहा था। नकुल इस तरफ उनका चैंपियन था। उसके पास डरने के लिए कुछ नहीं था, अपने आम अमीर बच्चों से दूर रहना, खासकर अब नहीं जब वह मेबेरी समूह के लिए काम कर रहा था। हर कोई उसकी ओर उत्सुकता से देखने लगा। नकुल ने अपना गला साफ किया और खड़ा हो गया। मेरे दोस्तों, हमने पहले यह कमरा आरक्षित किया था। अब जगह बदलना कोई विकल्प नहीं है। यह बिल्कुल अनुचित है। अगली बार मैं इसे अपना ट्रीट बनाऊंगा। तो कैसा रहेगा? हम मेबेरी कमर्शियल स्ट्रीट के साथ होमलैंड किचन में साथ में खाना खा सकते हैं। वह शांत और संयमित था, सौहार्दपूर्ण ढंग से मुस्कुरा रहा था। यह एक ऐसा बयान था जिसमें कई पेलोड थे। वे अपनी बात पर अड़े हुए थे और उसके मेबेरी से संबंध थे। भगवान, आजकल हर कोई और उनकी मां मेबेरी से होने का दावा करती हैं। आपको लगता है कि सिर्फ इसलिए कि मैं वहां काम नहीं करता, इसका मतलब है कि मेबेरी में मेरे कोई बड़े दोस्त नहीं हैं? यह कहते हुए कोई व्यक्ति दरवाजे पर दिखाई दिया, दोनों हाथ जेब में डाले हुए टहलता हुआ। विक्रांत राठौड़। तो ये आप थे सर? इस आदमी को देखकर नकुल का कठोर चेहरा तुरंत ही अतिशय चापलूसी में बदल गया। यहां तक कि नव्या को भी इस दृश्य से अपनी आंखें हटानी पड़ीं। विक्रांत राठौड़ सनीडेल विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले एक बड़े कहूना थे और बेकर्स के साथ नियमित रूप से शहर को लाल रंग में रंगते थे। वह क्रूज पार्टियों में भी अक्सर शामिल होते थे, जहां कहा जाता था कि उन्होंने किसी खास व्यक्ति से दोस्ती कर ली थी। यह बहुत बड़ी बात थी। विक्रांत राठौड़ बिल्कुल भी अमीर लड़का नहीं था। ओह, तुम जानते हो मैं कौन हूं? विक्रांत राठौड़ ने खुशी से कहा। मैं कैसे नहीं जान सकता। मैं सांकेत का दोस्त हूं और वह हमेशा तुम्हारे बारे में बात करता रहता है। नकुल अब पूरी तरह से डरपोक मोड में था। एक पल पहले का कूल चैंपियन चला गया था। मैं समझ गया, सांकेत के लड़कों में से एक है ना?
विक्रांत राठौड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहां डिनर करने आया हूं। क्या मेरे लिए टेबल बदलना वाकई बहुत ज्यादा मांगना है? कोई अपमान नहीं, मैं कसम खाता हूं। लेकिन विक्रांत राठौड़, हम यहां पहले ही शुरू कर चुके हैं। आप देखिए, क्या आप इसे सिर्फ एक एहसान के तौर पर नहीं देख सकते? पाह, जैसे कि मैं आपका कोई एहसान चुका रहा हूं। विक्रांत राठौड़ ने अच्छा खेलना बंद कर दिया था। बहुत हो गई बकवास, तुम हटोगे या नहीं? नकुल ने मुश्किल से निगला। टेबल पर बैठे बाकी सभी ने भी यही किया। विक्रांत राठौड़ को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। नकुल की सामान्य दिनचर्या यहां बेकार थी। निखिल को एक शब्द और वह मेबेरी स्ट्रीट में अपनी कीमती नौकरी को अलविदा कह सकता था। हालांकि अब उसके गाल जल रहे थे, लेकिन उसके पास दांत पीस कर कहने के अलावा कोई चारा नहीं था। समझ गए, हम हटेंगे। हे भगवान, लेकिन टेबल पर इतने सारे व्यंजन हैं, हम ये कैसे करेंगे? वर्षा अचानक मीठी आवाज में बोली। अभी कुछ पल पहले वह एक उग्र शेरनी थी। हालांकि वह अभी भी उसी मामले पर चर्चा कर रही थी, लेकिन इस बार वह एक बिल्ली का बच्चा बन गई थी। शौर्य सब कुछ हमारी नई मेज पर रख सकता है। मिस्टर विक्रांत राठौड़ के लिए कमरा खाली करो। दूसरी लड़कियों में से एक ने सुझाव दिया। ठीक है, तो हम ऐसा ही करेंगे। बाकी सभी ने सहमति में सिर हिलाया। इस बीच विक्रांत राठौड़ अपनी जगह पर जम गया। शौर्य, उसने उस युवक की तरफ देखा जो उसकी तरफ पीठ करके बैठा था, दुनिया की किसी भी चिंता के बिना चुपचाप खा रहा था। सच कहूं तो जब विक्रांत राठौड़ पहली बार यहां आया था तो उसने उसी आदमी को देखा था और सोचा था कि वह परिचित लग रहा है। अब जब उसका नाम बोला गया था तो विक्रांत राठौड़ ने कार्रवाई शुरू कर दी और बेहतर तरीके से देखने के लिए शौर्य के पास भागा। वह लगभग जोर से चिल्लाया, यह शौर्य अग्रवाल था। शौर्य, तो तुम यहां थे? विक्रांत राठौड़ ने पिछली बार निखिल द्वारा कही गई बात को याद करते हुए हकलाते हुए कहा। उसके पीछे वे गुर्गे जो पहले भी शौर्य से मिल चुके थे, इतने स्तब्ध थे कि हिल भी नहीं पा रहे थे। उसने सोचा होगा कि मिस्टर अग्रवाल यहां होंगे, इस तरह की भीड़ के साथ घूम रहे होंगे। ओह, मिस्टर विक्रांत राठौड़, आप इस आवारा शौर्य को जानते हैं? नकुल ने आश्चर्य से पूछा। किसी कारण से जब विक्रांत राठौड़ ने शौर्य अग्रवाल का नाम लेकर अभिवादन किया तो नकुल और घटनास्थल पर मौजूद कई अन्य लोग ईर्ष्या से भर गए। ऐसा कैसे हुआ कि विक्रांत राठौड़ उस आदमी को जानती थी लेकिन उन्हें नहीं? ये क्या था? मैं किसे जानता हूं, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? मेरी नजरों से दूर हो जाओ। नकुल ने शौर्य को जो पुकारा था उसे सुनकर विक्रांत राठौड़ गुस्से से दहाड़ रहा था। नकुल के चेहरे से खून बह रहा था। शौर्य ने शांति से जवाब देने से पहले अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी। आह, ये तुम हो विक्रांत राठौड़। मुझे सनीडेल की अपनी पिछली यात्रा से तुम याद हो। ओह हां, क्या तुम्हें आखिरकार टिकट मिल गया? उसने जानबूझकर पिछली घटनाओं को थोड़ा संशोधित किया था। ओह हां, मुझे वाकई मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद शौर्य। सर, सच में शुक्रिया। विक्रांत राठौड़ ने झुककर प्रणाम किया, यह देखते हुए कि वह हमेशा निखिल की मौजूदगी में कैसे झुकता और हाथ हिलाता रहता था, शौर्य अग्रवाल से ज्यादा। और क्या? धन्यवाद शौर्य। विक्रांत राठौड़ के पीछे सभी लोगों ने उसका अनुसरण किया और वह नमस्ते था। कोई समस्या नहीं, अगर मैं बदले में कुछ मांग सकता हूं विक्रांत राठौड़, मुझे यह कमरा रखने दो। बेशक बेशक। विक्रांत राठौड़ को नहीं पता था कि शौर्य का यहां क्या काम था, लेकिन अगर वह कूदने को कहता तो विक्रांत राठौड़ को बस यह जानना होता कि कितनी ऊंचाई पर। कुछ और त्वरित अभिवादनों का आदान प्रदान करने के बाद उसने अपने लोगों को पकड़ा और बिना देर किए वापस चला गया। निजी भोजन कक्ष में शांति लौट आई। हर कोई शौर्य को मुंह खोले घूरता रहा और सन्नाटा छा गया। इस आदमी के पास इतना प्रभाव था।
ये कैसे संभव हो सकता है? शौर्य, कैसे? आप मिस्टर विक्रांत राठौड़ को कैसे जानते हैं? वह तुम्हें इतना धन्यवाद क्यों दे रहा था? उसका पेट बुरी तरह से मचल रहा था। वर्षा ने पहले बेचैनी से कहा। ओ, उसने एक बार बस टिकट खो दिया था, लेकिन मैंने उसे ढूंढ निकाला। क्या? सभी ने टेबल पर रखी खाने की प्लेटों जितनी चौड़ी आंखों से देखा। वह किसका मजाक उड़ा रहा था? बस टिकट के लिए इतना सब कुछ? शौर्य को अभी अभी एहसास हुआ था कि यह झूठ शायद थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बोला गया था। शायद यह हवाई जहाज का टिकट था, अब याद नहीं। हाँ, वर्षा और नव्या दोनों अभी भी हैरान थे। हवाई जहाज का टिकट भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं था। अपना सिर खुजलाते हुए शौर्य ने इस बात का हल निकालने की कोशिश की। मुझे सच में याद नहीं है कि यह किस तरह का टिकट था, लेकिन वह इसके लिए वाकई आभारी था। हा 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 हा। बस इतना ही काफी था और शौर्य को लगा कि अब उसका पेट भर गया है। उसे अब और देर तक इधर उधर घूमने का कोई मतलब नहीं दिख रहा था। कुछ काम होने का बहाना बनाकर वह भाग निकला। उसके जाने के बाद कमरे में मौजूद सभी लोग एक दूसरे को घूर रहे थे। जाहिर है शौर्य कुछ छिपा रहा था, लेकिन विक्रांत राठौड़ से उसका कोई लेना देना कैसे हो सकता है? इसके बजाय वे क्यों नहीं हो सकते थे? क्यों? अगर वे होते तो कुछ ईर्ष्या से उबल रहे थे। नव्या और वर्षा जैसी अन्य जटिल भावनाओं से जूझ रही थीं। उन्हें लगा कि विक्रांत राठौड़ से परिचय के कारण शौर्य की किस्मत पूरी तरह से बदल सकती है। यह पूरी तरह से संभव लग रहा था। उस घटना में दोनों लड़कियों को लगा कि अब उन्हें पछतावे का सही मतलब समझ में आ गया है। उस दिन को आते देखने के विचार ने उन्हें बुरी तरह भयभीत कर दिया। अरे, क्या किया जा सकता था? हां, मुझे नहीं लगता कि विक्रांत राठौड़ का शौर्य से इतना लेना देना होगा। कृतज्ञता केवल कुछ उपकारों के बराबर होती है। आखिरकार शौर्य जैसा आवारा विक्रांत राठौड़ जैसे व्यक्ति से कितना कुछ मांग सकता है? मूल रूप से कुछ भी नहीं। कमरे में हलचल को महसूस करते हुए नकुल ने मुस्कुराते हुए यह घोषणा की। इस पर सभी को थोड़ा आराम मिला। शौर्य बस चला गया था, हालांकि वह उन सभी को मौके पर ही निचोड़ सकता था। नव्या के लिए उसके मन में जो स्नेह था, उसकी खातिर उसने अपना हाथ रोक लिया था। चाहे वह अब कैसी भी हो, वह यह नहीं भूलेगा कि उसने पहले भी उसकी मदद की थी। इससे वे बराबर हो गए। संतुष्टि में अपना पेट सहलाते हुए वह सोचने लगा कि क्या रेणुका और बच्चों ने अभी तक कुछ खाया है? शायद वह उनके लिए कुछ ला कर दे। और इस तरह वह एक बार फिर रेणुका के घर पहुंच गया। और फिर अगले 7 दिनों तक लगातार जब भी उसे कोई खाली समय मिलता, वह वहां जाता, उसके साथ बातें करता और बच्चों के साथ खेलता। यह उसके लिए एक आनंदमय आश्रय था और वह वहां हमेशा अच्छे मूड में रहता था। स्कूल में घूमने से भी बेहतर। इसके अलावा वह हर दिन रेणुका के करीब होता जा रहा था। उसकी संपर्क जानकारी हासिल करने के बाद वे अक्सर एक दूसरे को संदेश भी भेजते थे। क्या उसे प्यार हो गया था? वह भी नहीं बता सकता था, लेकिन वह निश्चित रूप से उसे काफी पसंद करता था। यह पूरा सप्ताह रेणुका के साथ चैटिंग में बीता। वह कभी कभी मोनिका के संदेशों का जवाब देने में धीमा था। एक रात मिला ने अचानक उसे निम्नलिखित संदेश भेजा। शौर्य, क्या तुम मेरे अलावा अन्य लड़कियों से भी चैट कर रहे हो? मोनिका और शौर्य दोस्ती से एक कदम आगे के रिश्ते में थे, लेकिन शौर्य ने इसे अब तक गंभीरता से नहीं लिया था। दोनों ज्यादातर समय बस चैट करते थे। मोनिका अक्सर मजाक में कहती, तुम तो बस मेरे दिखावे वाले बॉयफ्रेंड हो। इससे शौर्य को लगता कि मोनिका ने उनके रिश्ते को लेकर कुछ खास सोचा ही नहीं। फिर भी मोनिका छोटी छोटी बातों में नखरे दिखाती रहती थी। असल में उनके रिश्ते की स्थिति साफ नहीं थी। अभी हाल में मोनिका ने शौर्य को मैसेज किया, मैं तुमसे एक सवाल पूछ रही हूं,
तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? कहीं तुम इन दिनों किसी और लड़की से तो चैट नहीं कर रहे हो? लड़कियां इतनी समझदार होती हैं कि हवा में होने वाले छोटे से छोटे बदलाव को भी भांप लेती हैं। हाल ही में शौर्य का व्यवहार थोड़ा अजीब हो गया था। पहले तो वो हर मैसेज का तुरंत जवाब देता था, लेकिन अब कभी कभी पूरा 1 मिनट बीत जाता और जवाब नहीं आता। ये मोनिका के लिए थोड़ी परेशान करने वाली बात थी। शौर्य झूठ नहीं बोलना चाहता था, वैसे भी कोई मतलब नहीं था। हां, बस चैटिंग कर रहा था। शौर्य का यही जवाब था। हे, तुम्हें आखिरी बात कहने की जरूरत नहीं थी। वैसे भी तुम सिर्फ चैटिंग न भी कर रहे हो तो भी मुझे क्या पता चलेगा? तुम अच्छे लड़के हो। मुझे पहले से ही अंदाजा था कि कई सुंदर लड़कियां तुम्हारे पीछे होंगी। तुम जिससे बात कर रहे हो वो भी जरूर बहुत सुंदर होगी। उसका नाम क्या है? क्या मैं उसे जानती हूं? मोनिका ने कई सारे मैसेज भेज दिए। मुझे नहीं लगता तुम उसे जानती हो। बस 1 हफ्ते से बात कर रहा हूं उससे। जहां तक उसकी शक्ल सूरत की बात है, शायद उसका दिल खूबसूरत है, शौर्य ने जवाब दिया। इस बीच मोनिका शौर्य के साथ अलग अलग तरह के खेल खेलती रही। इससे शौर्य को लगा कि मोनिका उसे बिल्कुल भी रोमांटिक नजरिए से नहीं देखती। वो उसे बस एक दोस्त की तरह देखती थी, जबकि वो वाकई बहुत अमीर था। शौर्य के मन में रेणुका के लिए कोई छिपा इरादा नहीं था। वो बस एक दोस्त थी जिसके साथ वह आसानी से घुल मिल जाता था। इस मामले पर उसने ज्यादा सोचा भी नहीं था। ओहो, एक खूबसूरत दिल वाली परी, ये तो कुछ खास है। तो मिस्टर अग्रवाल अपनी गर्लफ्रेंड को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि उन्हें कोई और मिल गई है। मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा हूं। वैसे भी क्या तुम हमेशा मुझे अपना नकली बॉयफ्रेंड नहीं कहती हो और वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है? इससे बात साफ हो जानी चाहिए थी। मोनिका ने उसे एक इमोजी भेजी। मुझे बताओ कि वो तुम्हारे लिए कौन है? सबसे अच्छी दोस्त? छोटी बहन? मुझे समझने में मदद करो। मोनिका का यह मैसेज देखकर, खासकर छोटी बहन वाला हिस्सा देखकर, शौर्य का दिल थोड़ा उदास हो गया। उसे लगा था कि वो दोनों करीब आ रहे हैं। उसने सोचा था कि शायद वो प्यार में पड़ने से बस एक कदम दूर हैं। तो सच ये था कि मोनिका उसे बस एक भाई की तरह देखती थी। बेशक ये समझ में आता है, उसके पास पैसा था, लेकिन करिश्मा में वो शायद मोनिका के बॉयफ्रेंड के मानकों के आसपास भी नहीं था। ऐसा कुछ नहीं है, हम बस दोस्त हैं। मुझे उसका सौम्य स्वभाव पसंद है और उसकी बहादुरी की तारीफ करता हूं। मैं उसके जीने के तरीके का सम्मान करता हूं। वाह, वो सच में खास लगती है। एक दिन मुझे उससे मिलना ही पड़ेगा। तुम मुझे उससे मिलवाना, मोनिका ने कहा। बहुत बढ़िया लगता है। एक बार जब तुम उससे मिलोगी तो यकीन है कि तुम भी उसे पसंद करोगी। वो बहुत बढ़िया है, शौर्य ने जवाब दिया। एक और बात मोनिका, वो पूछने ही वाला था कि क्या वो कल फ्री है, लेकिन इससे पहले कि वो टाइप करना खत्म करता, चैट बॉक्स के बगल में अचानक एक लाल रंग का चमकता हुआ निशान आ गया। तुम इस व्यक्ति के मित्र नहीं हो। ये क्या हो रहा था? क्या वो अभी तक मजे से चैट नहीं कर रहे थे? उसने उसे ब्लॉक क्यों कर दिया? घबराकर शौर्य ने तुरंत मोनिका को फोन किया। स्वचालित रिकॉर्डिंग ने उसे बताया कि उसका फोन बंद है। आखिर चल क्या रहा था? शौर्य ने अपना सिर खुजलाया। उसे नहीं पता था कि मोनिका अब भी बिस्तर पर लेटी हुई उससे बातें कर रही थी। हाल ही में शौर्य की धीमी प्रतिक्रियाओं के कारण मोनिका ने पिछले कुछ दिनों में चिंताजनक अटकलें लगाई थीं। फिर उसने एक हल्की पूछताछ की थी, क्योंकि इस तरह के मामलों में ज्यादा जोर देना उसके स्वभाव में नहीं था। साफ था, शौर्य किसी और लड़की से बात कर रहा था। मोनिका का दिल दुख से टूट गया था, जैसे कि उसके अपने दिल से कुछ चुरा लिया गया हो। इस थोड़े से समय में वह शौर्य के आसपास रहने की आदत डाल चुकी थी, जो हमेशा उसके लिए मौजूद रहता था। अब उसे उसका ध्यान किसी और लड़की के साथ बांटना था। वो खुश तो नहीं थी, पर उसने ये बात सीधे नहीं कही। इसके बजाय
उसने उससे पूछताछ की कि वो लड़की कौन थी, कितनी सुंदर होगी, शौर्य को यह बताने के लिए कि वो वाकई गुस्से में थी। फिर शौर्य ने बात करना शुरू किया कि वो लड़की कितनी अद्भुत और कोमल दिल वाली थी। ग्रर, क्या उसे बस ये सब चुपचाप सहना था? उसके बाद मोनिका के जो भी मैसेज आए उनमें एसिड ही टपक रहा था। उसने इशारों में बताया कि वो उसे सिर्फ एक भाई मानती है। उसने बस शौर्य को थोड़ा सबक सिखाने के लिए ऐसा कहा था। फिर वो उस लड़की के बारे में पूछती रही और कहा कि वो उससे मिलना चाहती है। फिर उसने शौर्य को ब्लॉक कर दिया और अपना फोन दीवार पर जोर से फेंक दिया, इतना जोर से कि वो बंद हो गया। क्या हुआ मोनिका, सब ठीक है? उसकी रूममेट ने चिंतित होकर पूछा। मैं ठीक हूं, शुभ रात्रि। मोनिका ने अपना सिर कंबल के नीचे छुपा लिया। हमें खेद है, लेकिन जिस डिवाइस तक आप पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं वह अब भी ऑफलाइन है। शौर्य कई बार कोशिश करता रहा, लेकिन उससे बात नहीं हो पाई। आखिर मोनिका के साथ हो क्या रहा था? वो बस थोड़ा निराश था। इतनी मेहनत के बाद वो लगभग यह मानने को तैयार था कि उसके पास मोनिका के साथ वाकई एक मौका है, लेकिन फिर अब सोने का वक्त हो गया था। इन सब बातों को भूल जाओ। अगली सुबह शौर्य विशाल और रोहित के साथ कैफेटेरिया में नाश्ता करने गया। जैसे ही वो हॉल में दाखिल हुआ, विशाल ने उसे धक्का देते हुए इशारा किया। शौर्य, देखो, ये कौन है? उसकी निगाहों का पीछा करते हुए शौर्य ने देखा कि मोनिका अपने रूममेट्स के साथ नाश्ता कर रही है। कल रात का मामला उसके दिमाग में अभी भी भारी था। मोनिका ने उसे अचानक क्यों ब्लॉक कर दिया? वो तुरंत वहां गया और उसके सामने बैठ गया। मोनिका, तुमने मुझे कल रात क्यों ब्लॉक किया? उसने सीधे पूछा। हम? क्या मैंने किया? मुझे कुछ याद नहीं है। शायद गलती से कुछ दब गया होगा। नहीं, मैं तुम्हें क्यों ब्लॉक करूंगी? मोनिका ने बेपरवाही से कहा, लेकिन उसकी आंखों में गुस्से की चमक साफ थी। शौर्य ने अपना फोन निकाला। ये देखो, सच में तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया है। धमाका। मोनिका ने गुस्से में अपनी चॉपस्टिक टेबल पर पटक दी और फुसफुसाते हुए कहा, क्या सब कुछ खत्म हो गया? चलो यहां से निकलते हैं। शौर्य को एक आखिरी नाराज नजर से देखते हुए मोनिका अपनी एड़ी घुमाई और वहां से चली गई। कल रात क्या हुआ शौर्य? विशाल ने आश्चर्य से पूछा। मोनिका तो हमेशा तुम्हारे साथ इतनी प्यारी होती थी, अब अचानक ये सब कैसे हो गया? मुझे नहीं पता। एक पल हम वैसे ही बातें कर रहे थे जैसे हमेशा करते हैं, और अगले पल शायद वो मुझसे थक गई है। शौर्य ने हल्की सी उदास हंसी ली। असंभव, यूं ही बिना किसी कारण के ऐसा कुछ नहीं होता। लड़कियां ध्यान चाहती हैं, उसके पीछे जाओ। तुम्हें वो पसंद है या नहीं? शायद यही शौर्य की समस्या थी। वो मोनिका की परवाह करता था, इसलिए उसकी भावनाओं के बारे में सोचता रहता था। लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ होने लगती तो वो तुरंत हार मान लेता। यह उसके पिछले अनुभवों का भी असर था। हाल ही में वो बिना हकलाए लड़कियों से बात करने में सफल हुआ था, लेकिन जहां तक किसी लड़की का दिल समझने की बात है, शायद इस पर उसे अब भी काम करने की जरूरत थी। उसने तो साफ कह दिया कि वो मुझे अपनी छोटी बहन मानती है। अगर मैं उसका पीछा करता हूं तो हमारी दोस्ती भी खत्म हो सकती है। शौर्य अपने अंदरूनी विचारों से लड़ रहा था, लेकिन विशाल सही था। लड़कियां ध्यान चाहती हैं, शायद उसे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। शौर्य ने क्लास के बाद वीचैट पर मोनिका को फिर से जोड़ा। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, उसने उसे मैसेज किया। बेशक, ये विशाल ने ही उसे सिखाया था। मोनिका गुस्से में थी और शौर्य को लगता था कि शायद ये उसी की वजह से है, तो उसने मोनिका को ये सब साफ करना चाहा, और सच में शब्दों का असर दिखा। जल्द ही मोनिका ने मैसेज का जवाब दिया। क्या है? जल्दी कहो। क्या तुम आज दोपहर को फ्री हो? एक नई फिल्म आई है जिसकी समीक्षाएं बहुत अच्छी हैं। मैं अपने साथ किसी को देखने के लिए ढूंढ रहा था। ये रिया ने उसे सिखाया था।
शौर्य के सारे अच्छे दोस्त उसके बगल में बैठे थे और उसे कुछ सलाह दे रहे थे। ओह, तो तुम्हें किसी सुंदर लड़की की तलाश करनी चाहिए, मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मोनिका ने ठंडे स्वर में कहा। मैं सबसे सुंदर और उदार इंसान की तलाश कर रहा हूं, और हां, कोई ऐसा जो मुझ पर जल्दी गुस्सा हो जाए। सोचते सोचते मुझे लगा कि तुम ही सब मापदंडों पर खरी उतरती हो, नहीं तो तुम उसकी तरह की लड़की की सिफारिश कैसे कर सकती हो? भाड़ में जाओ, मैं ऐसी किसी लड़की को नहीं जानती। तो फिर तुम ही एकमात्र हो। तुम ऐसे क्यों हो? यह तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं लगता। मोनिका ने चौंकने वाले इमोजी के साथ जवाब दिया। ईमानदारी से कहूं तो शौर्य के साथ चैट करके मोनिका को अच्छा और खुशी महसूस हो रही थी। तो आ रही हो? मैंने तुम्हारा टिकट पहले ही ले लिया है। अगर मना करना है तो मुझे अपने जैसी कोई लड़की ढूंढ दो, तभी मैं मना करना स्वीकार करूंगा। हाँ हाँ, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें मेरे लिए रात का खाना खरीदना होगा। मैं ऐसे ही नहीं जा रही। कोई बात नहीं, सौदा पक्का हो गया। विशाल और रिया ने खुशी से जयकार की। हालांकि शौर्य ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सिर खुजलाया। लड़कियों से बात करते वक्त वाकई बहुत कुछ सोचना पड़ता है। पहले शौर्य को यह सब नहीं पता था। जब वह किसी लड़की से बात करता तो लोग बस सवाल पूछते और वह जवाब देता। मोनिका ने एक बार कहा था कि उसे शौर्य का शांत स्वभाव और ईमानदारी पसंद है, और इसके साथ ही शौर्य और मोनिका की दोस्ती काफी अच्छी हो गई। लेकिन अब बस एक वाक्य में कुछ और शब्द जोड़ देने से, जिसका मतलब वही हो, एक अलग असर पड़ता है। इश्कबाजी के लिए भी हुनर और जानकारी चाहिए, शौर्य ने सोचा। फिल्म 11 बजे शुरू होनी थी। शौर्य ने 10 बजे मोनिका से मिलने का सोचा। जैसे ही घंटी बजी, शौर्य कक्षा से बाहर निकल आया। तभी उसका फोन बजा और स्क्रीन पर नंबर देखकर उसका दिल तेजी से धड़क उठा। ये रेणुका का कॉल था। दोनों ने पहले एक दूसरे को अपने नंबर दिए थे और शौर्य ने कहा था कि चाहे जो भी हो वह उसे कॉल कर सकती है। कॉल कनेक्ट हो गया। शौर्य, तुम कहां हो? मैं कॉलेज में हूं। क्या हुआ? ये यास्मीन है। वो अचानक बेहोश हो गई। मैं उसे अस्पताल ले आई, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं और अस्पताल उसका इलाज नहीं कर रहा है। क्या? तुम अस्पताल के गेट पर हो? ठीक है, मैं अभी आता हूं। जैसे ही उसने सुना कि यास्मीन बेहोश है और उसकी हालत गंभीर है, शौर्य घबरा गया। पिछला हफ्ता सब शांति से बीता था। उसे यास्मीन की सेहत की चिंता सताने लगी। वह तुरंत भागा और अस्पताल पहुंचा। अस्पताल के गेट पर उसने देखा कि रेणुका और 3 अन्य लोग चिंतित खड़े थे। उसने अपनी बाइक सड़क के किनारे रोकी और उनकी तरफ भागा। क्या हुआ? शौर्य ने यास्मीन को देखा, जो पीली दिख रही थी और कांप रही थी। यास्मीन को पहले भी यह समस्या हुई थी, पर इस बार यह और भी गंभीर है। रेणुका घबरा कर रो रही थी। दोनों छोटे बच्चे भी शौर्य का हाथ पकड़कर कह रहे थे, भैया प्लीज हमारी बहन को बचा लो। ठीक है, मैं डॉक्टर से बात करता हूं। रेणुका की बाहों से यास्मीन को लेकर शौर्य इमरजेंसी रूम की ओर भागा। रुको, मैंने कहा ना, बिना पैसे के डॉक्टर नहीं देख सकते। जाओ, कहीं और मदद ढूंढो और यहां हंगामा मत करो। 2 गार्डों ने शौर्य को रोक लिया। मेरे पास पैसे हैं, प्लीज बच्ची का इलाज करने दो, शौर्य ने जल्दी से कहा। देखो, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप बिल नहीं चुका पाए तो हमें सख्ती करनी पड़ेगी। तो बेहतर होगा कि आप कहीं से पैसे लाकर वापस आएं, तब बात करें। दोनों गार्ड बुजुर्ग थे। शायद उन्होंने देखा कि रेणुका और बाकी लोग मुश्किल में हैं, इसलिए उनका लहजा थोड़ा नरम था। जाहिर है कि रेणुका को एक बार पहले बाहर निकाला जा चुका था। शौर्य और रेणुका अस्पताल के सामने खड़े थे। यास्मीन की हालत नाजुक थी। यहां क्या हो रहा है? ये आवारा लोग हमारे अस्पताल के सामने क्यों खड़े हैं? ये वही लोग नहीं हैं जिन्हें मैंने बाहर निकाल दिया था, क्योंकि ये इलाज का खर्च नहीं उठा सकते थे। ये अभी भी यहां क्यों हैं?
डॉक्टर अशिकेत ने गुस्से में कहा। ओह डॉक्टर अशिकेत, मुझे खेद है, मैं इन्हें तुरंत यहां से निकालता हूं। जल्दी करो, ये हमारे अस्पताल की छवि खराब कर रहे हैं। चलो, मैं तुम्हें आज कुछ स्वादिष्ट खाने के लिए ले जाऊंगा। हे, डॉक्टर अशिकेत ने दोनों लड़कियों को साथ ले जाते हुए कहा। दोनों लड़कियां शौर्य और रेणुका को तिरस्कार भरी नजरों से देखने लगीं। हे, तुम लोग अभी भी यहां क्यों खड़े हो? जाकर पैसे मांगो। देखो इन्हें, क्या ये लोग डॉक्टर के पास जाने का खर्च भी उठा सकते हैं? उफ! दोनों ने बारी बारी से ताने कसने शुरू कर दिए। जाहिर था उनकी नजर में शौर्य और रेणुका को उनके कपड़ों की वजह से नीचा समझा गया। डॉक्टर अशिकेत, कृपया प्लीज यास्मीन को देख लीजिए। रेणुका इतनी हताश थी कि वह डॉक्टर से भीख मांगने के लिए घुटनों के बल बैठने ही वाली थी। मेरे पास पैसे हैं, प्लीज उसका इलाज करें। इलाज पूरा होने के बाद मैं बिल का भुगतान कर दूंगा, शौर्य ने ठंडे स्वर में कहा। हा, क्या मजाक है, डॉक्टर ने हंसते हुए कहा। तुम मुझे चिढ़ा रहे हो? तुम किसी अमीर इंसान जैसे तो बिल्कुल भी नहीं लगते। दरवाजा उधर है, कृपया निकल जाओ। शौर्य ने रेणुका की ओर देखा। यहां एक पल रुको, मैं वादा करता हूं कि हम अंदर आएंगे, उसने कहा। फिर शौर्य ने डॉक्टर और दोनों लड़कियों को घूर कर देखा, सड़क किनारे गया, अपनी कार में चढ़ा और जोर से गैस पेडल दबाया। अरे बाप रे! दोनों लड़कियां और डॉक्टर हैरान रह गए। शौर्य 50 करोड़ की लग्जरी कार लैम्बोर्गिनी रेवेंटन चला रहा था। डॉक्टर अशिकेत का चेहरा हरा पड़ गया। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि शौर्य इतना अमीर होगा। दोनों लड़कियां भी हैरानी में मुंह ढांक कर खड़ी रहीं। लग्जरी कार के दृश्य ने उन्हें पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। अब क्या हम अंदर जा सकते हैं? शौर्य ने कार की खिड़की नीचे करते हुए पूछा। हाँ, बिल्कुल। मैं अभी डायग्नोस्टिक टीम का इंतजाम करता हूं। मैं अब कुछ नहीं खा रहा हूं और जल्द से जल्द सब ठीक कर दूंगा। डॉक्टर अशिकेत घबरा गए। शौर्य ने उन पर हंसी उड़ाते हुए नजर डाली। डॉक्टर अशिकेत जैसे लोग सिर्फ तभी समझते हैं जब उन्हें उनकी गलतफहमी का एहसास हो। यास्मीन को तुरंत इमरजेंसी रूम में भेजा गया। जांच के बाद पता चला कि यास्मीन एनीमिया से पीड़ित है और उसकी हालत काफी गंभीर है। अस्पताल ने भरोसा दिलाया कि उनका इलाज 1 साल में यास्मीन को ठीक कर देगा। खबर सुनकर शौर्य और रेणुका ने राहत की सांस ली, जैसे कंधों से बोझ हट गया हो। श्री अग्रवाल, अगली बार आपको यास्मीन पर अधिक ध्यान देना होगा, उसे ज्यादा फल खिलाइए। डॉक्टर की दोनों छोटी लड़कियां अब शौर्य के आसपास घूमने लगीं। शौर्य ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। यास्मीन को अस्पताल के कमरे में ले जाने के बाद ही शौर्य को पूरी तरह राहत मिली। रेणुका, तुम्हें काम पर वापस जाना चाहिए, नहीं तो बॉस से फिर से सुननी पड़ेगी। दोनों बच्चों ने सहमति में सिर हिलाया। मैं ठीक हूं, मुझे यास्मीन का ख्याल रखना है। ये हम पर छोड़ दो, और शौर्य भी यहां है। मैं तुम लोगों पर यह जिम्मेदारी कैसे छोड़ सकती हूं? और अगर यास्मीन को बाथरूम जाना पड़ा तो? रेणुका दुविधा में थी। उसे काम भी करना था और 3 बच्चों की देखभाल भी करनी थी, लेकिन इस वक्त उसकी प्राथमिकता यास्मीन थी। अगर तुम व्यस्त हो तो काम पर चली जाओ, मैं एक दोस्त को बुला लेता हूं जो यास्मीन का ख्याल रख सके। तभी शौर्य ने फोन देखा। उसके स्क्रीन पर मोनिका की 30 मिस्ड कॉल्स और ढेर सारे मैसेज दिख रहे थे। अब समय करीब 1 बज रहा था। दूसरे शब्दों में मोनिका 2 घंटे से ज्यादा समय से खड़ी होकर उसका इंतजार कर रही थी। शौर्य ने सबसे पहले जेन से संपर्क किया। जेन को पैसे की जरूरत तो थी, लेकिन फिर भी वह उसकी मदद करने को तैयार हो गई। फोन कॉल के तुरंत बाद ही वह आ गई। शौर्य ने अपने माथे का पसीना पोंछा और मोनिका का नंबर डायल किया। क्षमा करें, आपने जो नंबर डायल किया है वह बंद है। उसका फोन बंद था। उसने मोनिका को वीचैट पर एक संदेश भेजा।
जैसा कि उसने सोचा था, उसे ब्लॉक कर दिया गया था और उसका नंबर भी डिलीट कर दिया गया। उफ! शौर्य को और भी ज्यादा अफसोस होने लगा। उसने खुद को गलत बात कहने के लिए पहले से भी ज्यादा दोषी महसूस किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी देरी के बारे में मोनिका को कैसे समझाए। शौर्य कई बार कॉलेज में मोनिका को ढूंढने भी गया, लेकिन हर बार दरवाजा उसके मुंह पर बंद हो जाता। उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसे डर था कि ये दूरी अब हमेशा के लिए रह जाएगी। शौर्य अकेले ही कैंपस में घूमता रहा। एक छोटे से पार्क में रुका और वहां कुछ देर आराम करने लगा। रिश्तों के इन मुद्दों से निपटना उसे सच में थोड़ा भारी लग रहा था। आज उसने एक बात सीखी थी कि जब लड़कियां नहीं कहती हैं तो उसका मतलब शायद ही कभी नहीं होता है। उसे अचानक झाविया यॉर्क की याद आई। वे दोनों इसी छोटे से पार्क में आते थे। दोनों हाथों में हाथ डाले यहां टहला करते थे। एक बार शौर्य ने अदिति से पूछने की हिम्मत जुटाई कि क्या वे सेक्स कर सकते हैं। तमाचा! चलो शौर्य, तुम मुझे किस तरह की लड़की समझते हो? शौर्य को याद आया कि अदिति ने उसे थप्पड़ मारा था और डांटा था। यह साफ था कि वह नहीं ही कहना चाहती थी। उस समय उसे अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हुई। जाविया सच में एक अच्छी लड़की थी, फिर भी चीजें इस तरह क्यों हुईं? उस घटना के बाद शौर्य का उसके प्रति बर्ताव और भी अच्छा हो गया। अब जब उसने इस बारे में सोचा, हे लड़कियां, वह सोचने लगा कि अदिति कहां होगी और इस वक्त क्या कर रही होगी। यह ख्याल उसे भावुक कर गया। वह खुद को अदिति के बारे में सोचने से रोक नहीं पाया, लेकिन अब उसकी यादें धीरे धीरे धुंधली हो रही थीं। वह यूं ही शाम के 5 बजे तक पार्क में बैठा रहा। फिर शौर्य का फोन बजा। यह जेन का कॉल था। शौर्य, तुम कहां हो? जेन की आवाज से वह घबराई और रोती हुई लग रही थी। शौर्य की नसें तन गईं। क्या यास्मीन के साथ कुछ बुरा हुआ है? मैं कॉलेज में हूं, अब मैं अस्पताल जा रहा हूं। मैं रास्ते में तुम्हारे लिए कुछ खाना लेता आऊंगा। जेन, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? शौर्य ने पूछा। शौर्य, आज दोपहर मेरे साथ कुछ हुआ है। ये मेरी मां है। हे भगवान, पहले तो मुझे लगा कि वह मुझसे मजाक कर रही है, इसलिए मैंने साफ मना कर दिया, लेकिन देखो अब क्या हुआ। मेरी मां ने सच में मेरे लिए मेबेरी में एक भोज बुक कर दिया है ताकि मैं अपनी ब्लाइंड डेट से मिल सकूं। शौर्य, मैं सच में नहीं जाना चाहती। मैं अभी भी बहुत छोटी हूं, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? जेन चिल्लाई। यह सुनकर शौर्य को राहत मिली। आखिर ये बस एक मजबूरन बनाई गई ब्लाइंड डेट जैसी स्थिति थी। सच कहूं तो यह पहली बार नहीं था कि शौर्य के साथ ऐसा हुआ हो। उसके स्नातक होने का समय नजदीक आ गया था। जेन पहले ही स्नातक हो चुकी थी और किसी न किसी समय उन्हें भी उन बातों का सामना करना था जिनका बाकी लोग करते हैं। ब्लाइंड डेट उनमें से ही एक थी। तुम सच में नहीं जाना चाहती हैं ना? शौर्य ने पूछा। उम्मा, बिल्कुल नहीं, लेकिन अब क्या करूं? मेरी मां ने भोज का इंतजाम कर दिया है और मेरी ब्लाइंड डेट पहले से ही वहां पहुंच चुका है। यह सच में ब्लाइंड डेट नहीं है, क्योंकि दोनों पक्षों के परिवार और दोस्तों के साथ भोजन की उम्मीद की जा रही है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इस बार तुम्हारा एहसान चुका दूंगा, शौर्य ने विनम्रता से कहा। सच में? मीटर अग्रवाल, आप सबसे अच्छे हैं। तो आप मेरे बॉस, मेरे दोस्त के रूप में जाएंगे या? चलो, बस यही कहो कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा। जेन ने उसकी मदद की थी तो उसका एहसान चुकाना ठीक था, और फिर भी जेन उसकी कर्मचारी थी, इसलिए उसने मना करना सही नहीं समझा। इस बार शौर्य उसकी मदद करने को तैयार था। व्यवस्थाएं तय होने के बाद शौर्य अस्पताल गया और यास्मीन के लिए कुछ खाना लाया। फिर उसने जेन के साथ जाने से पहले क्वेटा के आने का इंतजार किया। रात्रिभोज मेबेरी के एक रेस्तरां में एक निजी लाउंज में आयोजित किया गया था। यह पहली बार नहीं था जब शौर्य ने ऐसा किया हो, इसलिए वह इससे काफी परिचित था। यहां तक कि सीन की शुरुआत भी
लगभग वैसी ही थी। उन्होंने लाउंज का दरवाजा खोला। जेन, तुम आखिरकार आ गई। हूं, ये आदमी कौन है? निजी लाउंज के अंदर एक मध्यम आयु वर्ग की महिला काफी फैशनेबल तरीके से कपड़े पहने हुए थी। उसे देखकर शौर्य ने अंदाजा लगाया कि ये जेन की मां होगी, जो अब उसे ठंडी निगाहों से देख रही थी। शौर्य के साधारण से पहनावे को देखकर महिला उसे नीची नजरों से देख रही थी। वह एक शहर की महिला थी और देहात के लोगों और उनके पहनावे को नीची नजर से देखती थी। ओह, ये शौर्य अग्रवाल है और ये मेरा दोस्त है। दोस्त। दूसरी ओर जेन खुद भी थोड़ी असमंजस में थी और शब्द उसके मुंह से फिसल गए। क्या उन्होंने बस दोस्त होने पर सहमति नहीं दी थी? अब शौर्य फिर से एक प्रेमी के रूप में इस्तेमाल हो रहा था। बकवास। हालांकि जेन ने शौर्य की तरफ देखते हुए जीभ बाहर निकाली। वह साफ तौर पर उत्साहित थी। क्या वह यही चाहती थी? शायद उसे लगा कि अगर शौर्य उसका बॉयफ्रेंड होता तो अच्छा होता। वह पिछले कुछ दिनों से इसी के सपने देख रही थी। पहले जेन को शौर्य तभी पसंद आया था जब उसे उसकी अमीरी का पता चला था, लेकिन साथ में समय बिताने के बाद वह शौर्य का दूसरा पहलू देख पा रही थी। वह शांत, अंतर्मुखी और दूसरों के प्रति उदार था। सबसे महत्वपूर्ण बात, शौर्य उस पर बहुत भरोसा करता था। यह सब उसकी सूची में जुड़ गया कि वह उसे क्यों पसंद करती है और उसका बहुत सम्मान करती है। क्या? तुमने क्या कहा जेन? वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? जेन की मां और पिता चौंक गए। उनके मुंह खुले के खुले रह गए। वे दोनों सरकारी अधिकारी थे और अपनी बेटी के लिए समान सामाजिक स्थिति वाले किसी व्यक्ति को पसंद करते थे, और अब उनकी बेटी ब्लाइंड डेट पर किसी अजनबी को लेकर आ गई थी। मां, पिताजी, हां, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। हम कुछ समय से साथ हैं। शौर्य। अग्रवाल, मेरे माता पिता को नमस्ते कहो। यह देखकर कि शौर्य ने उसके बॉयफ्रेंड की नई पहचान पर कोई आपत्ति नहीं जताई, जेन ने थोड़ा और साहस दिखाया। हाय मिसेस जारा, तुम कहां से आए हो छोटे बदमाश? मेरी बेटी तुम्हारे जैसी गंदी कमीनी नहीं है, यहां से चले जाओ। जेन की मां ने ठंडे स्वर में शौर्य पर चिल्लाया। उसे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। नेता की पत्नी से मिलने के लिए उसने बहुत प्रयास किए थे। आज दोनों परिवार अपने बच्चों को मिलने और एक दूसरे को जानने के लिए सहमत हुए थे। भविष्य में दोनों परिवार रिश्तेदार बन सकते थे। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। उसे यह नहीं लगा था कि उसकी बेटी इस तरह नियमों का उल्लंघन करेगी। बहुत दबाव और मिन्नतों के बाद उसकी बेटी आखिरकार यहां आ गई, जो एक अच्छी बात थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी बेटी अपने साथ एक बॉयफ्रेंड लेकर आएगी। दूसरा परिवार भी आने ही वाला था। अगर वे इसे देख लेते तो शायद जारा के बारे में उनकी धारणा खराब हो जाती और दोनों परिवारों के बीच संबंध खराब हो जाते। उसका खून खौल रहा था और जब उसने शौर्य को देखा तो उसे उसके प्रति 100 गुना अधिक गुस्सा महसूस हुआ। बात करते समय लाउंज का दरवाजा अचानक खुला। बाहर लोगों की एक पंक्ति हाथ में सामान लेकर अंदर चली आई। मिसेस जारा, मुझे माफ करें, हमें खेद है कि हम देर से आए। हा हा हा। 4 लोगों का एक समूह आया, जिसमें 2 युवा, 1 महिला और 1 पुरुष थे। लड़की खास तौर पर सुंदर ढंग से सजी हुई थी। उन्हें देखकर जेन का परिवार शांत नहीं रह सका। ये क्या हो रहा था? लड़का मिस्टर और मिसेस मेहता का बेटा होना चाहिए, और लड़की के बारे में क्या? क्या ऐसा हो सकता है कि लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लेकर आया हो? ओ मिसेस जारा, मिलिए, ये मेरी भतीजी है। ये मेरे तीसरे भाई की बेटी है। ये जॉनहर्स्ट यूनिवर्सिटी की 4थे साल की छात्रा है और ये अपने चचेरे भाई से मिलने आई हैं। भतीजी, अंकल जारा को नमस्ते कहो। हालांकि लड़की ने ये नहीं सुना कि वे किस बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि उसकी नजर शौर्य पर टिकी हुई थी। उसके होठों पर एक मजाकिया मुस्कान आ गई। हाँ शौर्य, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं यहां तुमसे मिलूंगी।
लड़की शौर्य को जानती थी। दूसरी ओर शौर्य इस सुंदर लड़की को देखकर चौंक गया। कीर्ति जेनकिंस, जब से उसने अभिनव को पीटा था तब से उसने कीर्ति से पूरी तरह नाता तोड़ लिया था। वो हमेशा अभिनव से गुप्त रूप से प्यार करती थी। शौर्य द्वारा उसके लिए ड्रेस खरीदने के बाद भी उसकी नजर में शौर्य की तुलना अभिनव से नहीं की जा सकती थी, और शौर्य की वजह से कीर्ति ने छात्र परिषद में अपना पद लगभग खो दिया था। इसलिए जब भी वे मिले उसने शौर्य के प्रति उदासीन रवैया रखा। कौन जानता था कि वे आज यहां एक दूसरे से मिलेंगे? शौर्य, तुम यहां क्या कर रहे हो? कीर्ति की आंखों में सवाल था। शौर्य, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? जेन अब शौर्य के बगल में खड़ी थी। उसने संदेह भरी आवाज में पूछा। बिल्कुल, हम एक ही विभाग से हैं। शौर्य ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर उसने कीर्ति की ओर देखा। मैं जेन के माता पिता से मिलने आया हूं। उसके माता पिता से मिलने? किस लिए? कीर्ति की आंखें और भी सख्त हो गईं। परिवार के तीनों सदस्यों ने एक साथ शौर्य की ओर देखा। शौर्य मेरा बॉयफ्रेंड है, तो वो मेरे माता पिता से क्यों नहीं मिल सकता? जेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधा जवाब दिया। उसे वास्तव में इस डेट में कोई दिलचस्पी नहीं थी। असल में शौर्य को जानने के बाद जेन की पुरुषों के प्रति रुचि और बेहतर हो गई थी। वो किसी शक्तिशाली व्यक्ति से मिली थी, और चाहे दूसरे लोग कितने भी अच्छे क्यों ना हो, वे शौर्य के सामने फीके थे। इसलिए अब बॉयफ्रेंड चुनने के मामले में जेन का नजरिया बदल गया था। उसके शब्द परमाणु बम की तरह थे। उसने जो कहा उससे वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। इसका सबसे ज्यादा असर जेनकिंस पर पड़ा। वे यहां बहुत जल्दी में आए थे, सिर्फ ये जानने के लिए कि जेन मेबेरी इंटरनेशनल इंक से जुड़ी हुई है। साथ ही वह एक बहुत सुंदर लड़की थी और वे उसके परिवार को अपने बराबर का मानते थे। संक्षेप में, वह मेहता परिवार की बहू बनने के लिए एकदम सही उम्मीदवार थी। हालांकि उन्हें यह जानने की उम्मीद नहीं थी कि जेन को इस ब्लाइंड डेट पर उनका बेटा पसंद नहीं आया। मिसेस ज़ारा, ये सब क्या हो रहा है? कीर्ति के चाचा ने ठंडे स्वर में पूछा। कृष भी शौर्य को दुश्मनी भरी नजरों से देख रहा था। वो जेन को पसंद करने लगा था। अभी वो शौर्य को देख रहा था, उसके हाव भाव कुछ ऐसा ढूंढने के लिए जिससे वो अपनी तुलना कर सके। जेन के माता पिता ने जल्दी से मेहता परिवार से माफी मांगी, ये समझाते हुए कि ये सब एक गलत फहमी थी और कुछ नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर वे उसके पूर्वजों को कोस रहे थे। बदबूदार कमीना, देखो तुमने आज हमारे लिए कैसी मुसीबत खड़ी कर दी है। पिताजी, शांत हो जाइए। जैसा कि अंकल ने कहा, यह बस एक गलत फहमी हो सकती है। इसके अलावा ये लड़का कीर्ति का सहपाठी है। कृष्ण ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को चमकाते हुए कहा। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। ओह, सहपाठी? शौर्य, मुझे आखिरकार पता चल ही गया कि तुम हाल ही में इतने आकर्षक क्यों हो। निकला कि तुम शादीशुदा हो। ईमानदारी से कहूं तो शौर्य, पहले जब तुमने लॉटरी जीत ली थी और अमीर हो गए थे, मुझे थोड़ी असहजता हुई थी। लेकिन फिर यह देखकर कि तुमने मेरे लिए ड्रेस खरीदी, मैं अब भी तुमसे नफरत करती हूं। लेकिन तुम्हारे प्रति मेरा गुस्सा थोड़ा कम हो गया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि तुम जितने निकम्मे मैंने सोचा था उससे भी निकम्मे हो। मेरा मतलब है, तुम इतने अमीर कैसे हो गए? पता चला कि तुम्हारी एक शुगर मम्मी है और मुझे यकीन है कि तुम दोनों कुछ न कुछ जरूर कर रहे होगे। कीर्ति ने तंज कसते हुए कहा। लाउंज में घुसते ही उसने धीरे धीरे जेन को पहचाना। क्या ये वही औरत नहीं थी जिसका पीछा कपिल कर रहा था? और शौर्य को इसी महिला ने अपनी कार में रखा हुआ था। उसने पूरा नजारा अपनी आंखों से देखा था। पर इसके बाद जो हुआ, उससे कीर्ति को लगा कि यह असंभव है। भले ही वो शुगर मम्मी होती, उसके पास शौर्य जैसा शुगर बेबी नहीं हो सकता था।
लेकिन इस औरत ने स्वीकार कर लिया कि शौर्य उसका बॉयफ्रेंड है। अब कीर्ति ने उसके प्रति सम्मान खो दिया। वह उसे गर्व से देखती रही, मानो उसे शुगर बेबी होने के लिए ताने दे रही हो। कीर्ति और कृष ने जो कहा उसे सुनकर जेन के माता पिता के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें सच में लगने लगा कि शौर्य एक शुगर बेबी है। जेन की मां ने शौर्य की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, जेन, मुझे स्पष्टीकरण चाहिए। इस शौर्य के साथ क्या हो रहा है? क्या वो वाकई में एक शुगर बेबी है? नहीं मां, मैं समझा सकती हूं, जेन ने निराशा भरी आवाज में कहा। यह बस शादी से इनकार करने का मामला था, लेकिन चीजें अब बिगड़ चुकी थीं। मुझे तुम्हारा स्पष्टीकरण नहीं सुनना, मुझे बस बताओ कि वो है या नहीं, जेन की मां ने गुस्से से कहा। कीर्ति ने अपनी बाहें क्रॉस कीं और कृष के पास चली गई। मुस्कुराते हुए उसने कहा, चिंता मत करो कृष, तुम्हें वो गरीब लड़का याद है जिसके बारे में मैंने बताया था? वो लड़का जिसे उसकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया और फिर वो एक अमीर आदमी के पास चली गई। उसके बाद उसने लॉटरी जीती और बड़ा घमंडी हो गया। याद है वो गरीब किसान? यही वो है। कीर्ति ने खुद से सोचा कि चूंकि वो अब अपने घमंड में डूब चुकी थी, तो शौर्य को और कुचल देना चाहिए। वो केवल शौर्य से दोस्ती करना चाहती थी क्योंकि उसे लगा था कि वो अमीर है, खास तौर पर तब जब शौर्य ने उसे लाखों की शर्ट खरीदी क्योंकि उसने उसकी मदद की थी। उस वक्त वो वाकई में शौर्य से प्रभावित हुई थी, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वो बिना पैसे वाला एक प्ले बॉय है। कीर्ति ने उसे सबके सामने अपमानित किया ताकि जेन को यह साबित कर सके कि शौर्य एक गरीब और नीच किसान था। जब कृष को एहसास हुआ कि वो बस एक गरीब आदमी है, तो उसने खुद को बहुत आराम में पाया। मुझे जवाब दो, जेन, क्या वो वैसा ही है जैसा कीर्ति ने कहा? क्या वो वाकई में एक गरीब किसान है? जेन की मां जबरन जवाब निकलवाने की कोशिश कर रही थी। पूरी स्थिति बहुत ही शर्मनाक थी। जेन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। हां, मैं गरीब परिवार से हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मेरे अंदर कोई इज्जत नहीं बची। मैं बस पॉकेट मनी कमाना चाहता था और पढ़ाई करना चाहता था ताकि एक बेहतर इंसान बन सकूं। क्या इसमें कुछ गलत है? कीर्ति की बातों ने शौर्य का दिल तोड़ दिया। शौर्य ने अपने पिछले जीवन के बारे में बात करना शुरू किया। तुम सब लोग इतना कड़ा निर्णय क्यों लेते हो? अगर मैं गरीब हूं तो क्या हुआ? मैंने तुम सबके साथ कुछ बुरा नहीं किया, तो मुझे क्यों ताने दिए जा रहे हैं? शौर्य ने गुस्से से कीर्ति की ओर देखा और उस पर चिल्लाया। इतने सालों से कीर्ति उसे तंग कर रही थी और ये यूरी से भी कम नहीं था। एक बार जब वो और अदिति कक्षा के बाहर टहल रहे थे, तो उसने उन्हें देखा और सबके सामने उसकी आलोचना शुरू कर दी। वाह, शौर्य जैसे गरीब इंसान की भी एक गर्लफ्रेंड है, कितनी बड़ी बात है। वैसे भी प्लीज जाकर स्टडी हॉल साफ कर दो। तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुमने कोई काम नहीं किया तो तुम्हारे पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम नहीं जा रहे हो? मैं तुम्हारी छात्रवृत्ति रोक दूंगी और तुम्हें जाने नहीं दूंगी। कीर्ति ने उसे थप्पड़ मारते हुए कहा। ये सब बातें यूनिवर्सिटी के पहले और दूसरे साल में हुई थीं। कीर्ति हमेशा झाविया के सामने उसका अपमान करती थी और इस वजह से झाविया ने उससे बहस भी की थी। ये सारी बातें शौर्य के साथ सालों से जुड़ी थीं और वह उन्हें अपने दिल में दबाए हुए था। जब वे तीसरे साल में गए तो चीजें बेहतर हो गईं, क्योंकि कीर्ति पहले से ही उसे अपमानित करने से तंग आ चुकी थी। तो तुम सच में एक गरीब कमीने हो। अभी चले जाओ और मेरी बेटी को फिर कभी परेशान मत करना। जेन की मां गुस्से में थी। उसने एक गिलास गर्म चाय उठाई और शौर्य के चेहरे पर फेंक दी। मां, रुको! जेन लगभग बेहोश हो गई जब उसने देखा कि गिलास छलक रहा है। दुर्भाग्यवश वह उसे रोक नहीं सकी। शौर्य समय पर बच नहीं सका, लेकिन सौभाग्य से
यह केवल उसके शरीर पर लगा। शौर्य तुरंत चाय की पत्तियों और चाय से ढक गया। तुम मेरी बेटी के लायक नहीं हो, अब जितना हो सके दूर भागो। जेन की मां ने गिलास को जमीन पर फेंक दिया। वह मेहता परिवार को बताने की कोशिश कर रही थी कि जारा परिवार पूरी तरह से ईमानदार है और उसे उस बेचारे शौर्य की जिंदगी और मौत की परवाह नहीं है। यहां देखो शौर्य, मुझे तुम्हारा एक वीडियो बनाने दो ताकि पूरे विभाग को पता चले कि तुम कितने घिनौने हो। कीर्ति हंसते हुए बोली। सभी मुस्कुरा रहे थे, जबकि वह बहुत जोर से चिल्ला रहा था। शौर्य ने कभी नहीं सोचा था कि जेन की मां उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगी। वह किसी के साथ सार्वजनिक रूप से ऐसा व्यवहार करने में कितनी अज्ञानी हो सकती है। शौर्य ने अपनी शर्ट पर चाय की पत्तियां साफ कीं और पूरे कमरे में नजर दौड़ाई, खासकर कीर्ति पर। कीर्ति, क्या होगा अगर एक दिन तुम्हें एहसास हो कि मैं वो गरीब कमीना नहीं हूं जो तुम सोचती हो, और यह पता चले कि मैं बहुत अमीर हूं? तुम क्या करोगी? और तुम सब जो गरीबों से नफरत करते हो, क्या तुम लोग सच में अज्ञानी हो? तुम सभी को किस बात पर इतना गर्व है? अगर तुम लोग मेरी नजर में गरीब कमीने हो तो तुम सब क्या करोगे? जेन ने सोचा कि शौर्य गुस्से में होगा, लेकिन उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से शांत थी। हा हा हा, शौर्य, क्या तुम पागल हो? तुम अमीर होने के लिए पागल हो, है ना? बेवकूफी करना बंद करो। मैं यह सब रिकॉर्ड करने जा रही हूं और सबको दिखाऊंगी कि तुम कितने शर्मनाक हो। कीर्ति ने उसका मजाक उड़ाया। जेन, तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड ऐसा ही है। हम उसके साथ इंसान की तरह क्यों पेश आए? उसे देखो, क्या वह इंसान जैसा दिखता है? इस तरह का बेचारा कमीना सड़क पर ही मर जाएगा। ठीक है, देखो उसने क्या पहना है। जेन, अगर तुम अभी भी छोटी हो और तुम्हें ज्यादा समझ नहीं आती तो कोई बात नहीं। क्या तुम क्रिश और कीर्ति को वेफेयर माउंटेन एंटरटेनमेंट में ले जाने दोगी और आराम करोगी? मैंने सुना है कि वहां कुछ कार्यक्रम चल रहे थे और यहां अंकल मेहता के पास 3 टिकट हैं। चूंकि तुम विला में काम करती थी, इसलिए तुम क्रिश को टहलने के लिए ले जा सकती हो। क्रिश की मां तुरंत बाहर आई और बोली, जैसे वह ऐसी स्थितियों की बहुत आदी हो। मैं आगे बढ़ो, मेरी चिंता मत करो, शौर्य ने शांति से कहा। जेन अपना सिर हिलाना चाहती थी, लेकिन शौर्य की आवाज सुनकर उसने प्रस्ताव को अस्वीकार करने की हिम्मत नहीं की। शौर्य को आखिरकार समझ में आ गया कि उसके लिए एक साधारण जीवन जीना असंभव है। लोग हमेशा उसमें कमियां ढूंढने या उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करेंगे। शौर्य इस बार उन्हें बर्दाश्त नहीं करने वाला था। जब वह अपनी जेब से टिश्यू निकालने की कोशिश कर रहा था तो उसकी लैम्बोर्गिनी कार की चाबी गिर गई। उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। जब उसने कार की चाबी उठाने की कोशिश की तो कीर्ति ने झुककर उसे पहले उठा लिया। तुम्हारे पास कार है? ये तो अजीब है। उसने कार की चाबी को ध्यान से देखा और हंस पड़ी। वाह, यह लैम्बोर्गिनी कार की चाबी है। शौर्य, तुम लैम्बोर्गिनी चलाते हो? यह नकली होगी। लैम्बोर्गिनी में ऐसी दिखने वाली कार की चाबी नहीं होती। क्रिश पहले तो चौंका, लेकिन फिर उसने ध्यान से देखा तो मुस्कुराया। वह कार की चाबी दूसरों से अलग थी, जैसे कि उसके नियंत्रण अलग थे। एकमात्र चीज जो समान थी वो थी लैम्बोर्गिनी का लोगो, और बहुत से लोगों ने उस कार की चाबी को पहले नहीं देखा था। उसने उनकी प्रतिक्रिया को गलत नहीं समझा। हा हा हा, शौर्य, मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह के व्यक्ति हो। तुम ऐसा खिलौना क्यों नहीं खरीद सकते जो इस खिलौने से ज्यादा असली लगे? मैं सच में इस व्यक्ति के बारे में अब और बात नहीं करना चाहता। क्रिश, चलो, हम तुम्हारी मां से राती में वेफेयर माउंटेन एंटरटेनमेंट जाएंगे। चलो जेन, आज से तुम हमारे विभाग में सबसे घिनौने व्यक्ति होगे। शौर्य, क्या तुम कृपया मेरा एक एहसान करो और अभी चले जाओ। कीर्ति ने लैम्बोर्गिनी कार की चाबी जमीन पर फेंक दी। जेन ने शौर्य की इच्छा के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की और वह उनके साथ चली गई। मी, जारा,
क्या तुम कृष की नई कार देखना चाहोगे? कृष के पिता ने पूछा। जरूर, चलो चलते हैं और देखते हैं। तुम कृपया यहां से चले जाओ। जेन की मां शौर्य के बगल में चली गई और उसे धक्का दिया। शौर्य ने गहरी सांस ली और अपनी कार की चाबी उठाई। वह उनके पीछे पीछे बाहर चला गया। वे एक लैम्बोर्गिनी रेवेंटन को घेरकर कार के बारे में चर्चा कर रहे थे। यह वही कार है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कृष। हमारे स्कूल में एक बहुत अमीर आदमी है और वह इस रेस्तरां में खाना खा रहा होगा। कीर्ति ने कार देखकर उत्साहित हो गई। वह हमेशा से इस बेहद अमीर आदमी से दोस्ती करना चाहती थी। कृष, क्या तुम इस कार को पहचानते हो? कृष के पिता और जेन के माता पिता अभी अभी आए थे और वे सभी चौंक गए थे। जब वे आए तो उन्होंने कार पर ध्यान नहीं दिया। वे जानते थे कि यह वास्तव में एक शानदार कार थी। यह एक लैम्बोर्गिनी है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि यह कौन सा मॉडल है। मुझे पूरा यकीन है कि यह लैम्बोर्गिनी पॉइजन से ज्यादा महंगी है। बहुत शानदार। हे भगवान! सभी खुश थे। यह एक रेवेंटन है। यह हमारे स्कूल के सबसे अमीर लोगों में से एक का है, कीर्ति ने कहा। जब वे बात कर रहे थे, शौर्य उनके पास से गुजरा। तुम क्या कर रहे हो शौर्य? ये बेचारा कमीना अभी तक नहीं गया। कृष ने उपहास किया। वह यहां क्या कर रहा है? जेन की मां ने कहा। यह बेचारा कमीना बस अपनी कार लेने आया है। अगली बार मिलते हैं। शौर्य ने मुस्कुराते हुए अपनी कार की चाबी दबाई और कार का दरवाजा खोला। हेडलाइट्स झपकने लगीं और कार की छत खुल गई। शौर्य कार में बैठ गया और सभी दंग रह गए। रुको! क्या? कीर्ति चिल्लाई। शौर्य इस कार का मालिक था। कार की चाबी नकली नहीं थी और यह कार उसकी थी। उसके विभाग का सबसे अमीर आदमी शौर्य था, भले ही वह सबसे साधारण व्यक्ति था। क्या हो रहा है शौर्य? यह कार तुम्हारी है। यह वास्तव में तुम्हारी है। कीर्ति को यकीन नहीं हो रहा था। उसका दिल मानो फट गया हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह उसकी नजर में वही बेचारा कमीना था। क्या हो रहा था? जेन के माता पिता भी चौंक गए। वे तो उसे अपनी बेटी को अकेला छोड़ने के लिए भी कह रहे थे। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने कहा था कि वे उसकी नजर में बेचारे कमीने हैं। यह कैसे संभव था? बेसमेंट कार पार्क से बाहर निकलते समय शौर्य ने हॉर्न बजाया। जब वह कीर्ति के पास से गुजरा तो वह वास्तव में चाहती थी कि शौर्य उसे नोटिस करे, भले ही इसका मतलब उसे डांटना या थप्पड़ मारना हो। हालांकि शौर्य ने ऐसा नहीं किया। उसने बस उसे अनदेखा किया और चला गया। जहां तक जेन की बात है, उसने उसकी काफी मदद की थी। उसने एक्सीलेटर दबाया और बेसमेंट कार पार्क से बाहर निकल गया। शौर्य जानता था कि यह दिखावा करने से भी ज्यादा दर्दनाक होगा। उसने उनके हाव भाव की भी परवाह नहीं की। वह कौन है? कृष ने निगल लिया। कीर्ति भ्रमित और असहाय थी। उसे उस प्रश्न का उत्तर भी नहीं पता था। कीर्ति ने वास्तव में उससे माफी मांगने के बारे में सोचा, क्योंकि उसने यह पता लगाने के बाद कि वह वास्तव में अमीर है, उसके साथ जो कुछ किया था। जब वह कार में बैठा तो वह बहुत आकर्षक लग रहा था। उसने पूरे स्कूल को यह बताने के लिए शौर्य और उसकी कार की तस्वीरें लेने के बारे में भी सोचा, ठीक वैसे ही जैसे वह आम तौर पर दिखावा करती थी। कीर्ति ने खुद को शांत किया। अगर पूरे स्कूल को शौर्य की असली पहचान के बारे में पता चल जाता तो उसके पास कभी कोई मौका नहीं होता, और अगर स्कूल को उसकी पहचान के बारे में पता चलता तो हर कोई उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता। एक आवाज कीर्ति को शौर्य का दिल जीतने की पूरी कोशिश करने के लिए कह रही थी। ज्यादातर प्रेम कहानियां हमेशा मुख्य पात्रों के एक दूसरे से नफरत करने से शुरू होती हैं, उसने खुद से कहा। इस बीच जब सभी को शौर्य की पहचान का पता चला तो वे सभी जेन की ओर देखने लगे। जेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझसे पूछने के बारे में सोचना भी मत, मैं कुछ नहीं जानती। शौर्य के पास वापस आते हैं। शाम के 7 बज चुके थे।
शौर्य ने रेणुका को संदेश भेजकर यह पक्का किया कि यास्मीन ठीक है। फिर वह वापस हॉस्टल चला गया। उसका फोन फिर से बजा। यह राकेश था। मी अग्रवाल, आप कहां हैं? इस समय आपको फोन करके परेशान कर रहा हूं। मैं अभी स्कूल वापस जाने वाला था। क्या बात है राकेश? जैसा कि आप जानते हैं, मैंने मेबेरी कमर्शियल स्ट्रीट के सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है और सुश्री अग्रवाल ने एक नए सीईओ भास्कर खन्ना को नियुक्त किया है। वह मेरा पुराना दोस्त है और आज रात ही आ रहा है। हां, मेरी बहन ने इसका जिक्र किया था। मैं जो कह रहा हूं वह आपसे मिलना चाहता है। भास्कर काफी दृढ़ निश्चयी लग रहा था। आते ही सबसे पहले उसने शौर्य से मिलने की इच्छा जताई थी। असल में शालिनी के लिए काम करने वाले सभी लोग अपने काम को लेकर काफी गंभीर थे। वह मुझसे कहां मिलना चाहेगा? क्यों ना आप उसके लिए कुछ इंतजाम कर लें और मैं आज रात विला में वापस चला जाऊंगा। हम विला में मिल सकते हैं। ठीक है मी अग्रवाल। शौर्य ने फोन रखते ही विला की ओर रुख किया। वह भास्कर नाम के इस शख्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था, लेकिन चूंकि वह मिलने आ रहा था इसलिए शौर्य को वहां मौजूद होना ही था। उसकी बहन जेसिका बाकी सब संभाल सकती थीं। उसे बस वहां होना था। जल्द ही शौर्य विला पहुंच गया। वहां वेफेयर माउंटेन में एक कार्यक्रम चल रहा था जो नए सीईओ भास्कर का स्वागत करने के लिए था। रात हो चुकी थी, लेकिन वेफेयर माउंटेन की रात अभी भी जवान थी। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।